हेलो हेलो हेलो, आप सभी रामलाल्स को एमआर का नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कानामेटिक्स के लेक्चर नंबर 2 में। कानामेटिक्स के लेक्चर नंबर 2 में आज हम किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं, आज का हमारा गोल क्या है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, देन हम बात करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। तो आइए, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का पूरा फील दिलाया था। बताइए क्या है डिस्टेंस। डिस्टेंस असल में यह बताता है कि आपने कितना संघर्ष किया है। डिस्टेंस का मतलब होता है संघर्ष कितना किया आपने जीवन में, कितना भागा दौड़ी मचाया है। सर भागा दौड़ी कितना किया, संघर्ष और किधर किया? ना ना ना, संघर्ष तुम किसी अच्छे काम के लिए करो या बुरे काम के लिए, संघर्ष संघर्ष होता है साहब। हमें यह मतलब नहीं कि तूने संघर्ष किधर किया, मुझे मतलब इस बात से कि तूने कितना चला है। आगे चल, पीछे चल, ऊपर चल, नीचे चल, सीढ़ी पे चल, कहीं भी जा, मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे इस बात से मतलब है तुमने कितना चला है, कितने कदम चले हैं। सारे कदम को काउंट करके मैं पाथ का लेंथ निकालूंगा और उसी पाथ के लेंथ को हम क्या कहते हैं? उसी पाथ के लेंथ को हम कहते हैं डिस्टेंस। क्या बताता है? पाथ लेंथ। सही मायने में अगर पूछा जाए तो इंसान ने संघर्ष कितना किया है वो डिस्टेंस से ही पता चलता है। टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ, जिस रास्ते पे चल रहा है ना उसका टोटल पाथ। मान लो एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, सुबह उठा भाग रहा है सर्कुलर पाथ पे, दौड़ रहा है, तो हर छोटे छोटे एक एक कदम का लेंथ यहां पे ऐड होता जाएगा। 2D पे चलो, 1D पे चलो, हमें कोई मतलब नहीं। 3D में चलो, हवा में उड़ जाओ, हमें कोई मतलब नहीं। हमको तो पाथ का लेंथ काउंट करना है। तुम सीधा चलो तो यहां से यहां तक पाथ का लेंथ हुआ, तुम ऐसे चलो, तुम ऐसे काउंट करोगे, ये पाथ 4 मीटर का, 5 मीटर का, पाथ ऐड करो। डिस्टेंस को साहब कोई मतलब नहीं है कि आप 1D में चल रहे हो, 2D में चल रहे हो, आगे चल रहे हो, पीछे चल रहे हो, ऊपर चल रहे हो, नीचे चल रहे हो। ये पाथ का लेंथ बताता है। असल में यही है जो संघर्ष को बताता है। शायद मैं हिंदी में सही लिख रहा हूं तो ठीक है, नहीं तो आप ठीक कर लीजिएगा। Depends on path taken. So, distance depends on path taken. Depends on path taken. ये path taken पे डिपेंडेंट है। कौन से रास्ते से गए इस बात पे ये डिपेंड करता है। रास्ता कैसा है, वो रास्ते का लेंथ कैसा है। बिटवीन 2 पॉइंट, पाथ टेकन बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच में कौन से रास्ते गए हैं उस पर डिस्टेंस डिपेंड करता है। ये दो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता। ये ऐसा नहीं है कि इनिशियल पोजीशन ए है और फाइनल पोजीशन बी है तो ये वाला जो लेंथ होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे ना। अब आदमी की मर्जी, यहां से भी चल सकता है, यहां से भी घूमता हुआ जा सकता है। तुम घर से चलते हो, रोज स्कूल जाते हो, घर वालों को क्या पता चलता है? घर वालों को सर डिस्प्लेसमेंट पता है। घर वालों को ये थोड़ी ना, घर वाले तुम्हारे सर पे कैमरा थोड़ी लगा दिए तो घर तू जा रहा है और घर वाले देख रहे हैं कौन से रास्ते से जा रहा है। तू भाग रहा है, घर वाले देख रहे हैं कौन से रास्ते से जा रहा है। घर वाले को रास्ता ही नहीं पता, घर वाले को पाथ ही नहीं पता, तो पाथ का लेंथ कहाँ पता चलेगा? तो क्या पता है घर वाले को तुम फाइनली कहाँ पहुंचते हो और इनिशियली कहाँ पहुंचते हो। डिस्प्लेसमेंट कभी भी तुम्हारे संघर्ष को बताता ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट कभी ये बताता ही नहीं कि तुम कौन से रास्ते से चल रहे हो। अगर मैं तुम्हें बता दूं कि डिस्प्लेसमेंट है 6 मीटर, बताओ रास्ता कैसा है? नहीं पता सर। बस इतना पता चला कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। मतलब डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। कहना सही है। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। फील करो इस बात को, एकदम आउट ऑफ द बॉक्स ले जाकर फील करा रहा हूं मैं तुम्हें, और एकदम गर्दा विजुअलाइजेशन अगर समझ जाए तो तुरंत कमेंट करके बताओ सर मजा आ गया ये स्टेटमेंट देख के। हाँ सर, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज है स्ट्रेट लाइन। कैसे? तो तुम किसी भी तरह के पाथ पे चल रहे हो, मान लो तुम स्क्वायर पे चल रहे, मान लो तुम हेक्सागोनल पे चल रहे, मान लो सर्कल पे चल रहे, मान लो क्यूब पे चल रहे, मान लो चलते चलते तुम ऊपर चले गए, वर्टिकली अपवार्ड, सीधा चलो, सीढ़ी पे चढ़ने लगे, ऊपर हवा में उड़ने लग गए। तो सर एक्स में, वाई में, जेड में, डेढ़ में, कैसे सर? कुछ नहीं। तुम इनिशियल यहां थे, फाइनल यहां है, स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट होगा। इनिशियल यहां थे, फाइनल यहां, स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट होगा। इनिशियल यहां थे, फाइनल यहां, स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन एंड हैव डायरेक्शन। ऑब्वियस सी बात है, हैव डायरेक्शन। तो सर डायरेक्शन किधर होता है डिस्प्लेसमेंट का? फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, फ्रॉम इनिशियल
इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ डिस्प्लेसमेंट होता है। इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। कई बच्चे कहते हैं आपने वेक्टर नहीं पढ़ाया। मैं 6 बार बोल चुका हूं, तुम्हारा कान है कि कानपुर है बे? 6 बार बोल चुका हूं कि बेटा मैं पढ़ाऊंगा। सॉरी सर, अभी पढ़ाते तो अच्छा रहता। तू मास्टर है क्या? तू मास्टर है जो एकदम गर्दा तरीके से पढ़ा? पढ़ ना, अभी पढ़ाते तब भी पढ़ाते। मेरी मर्जी, मैं पढ़ाऊंगा जब पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा। सर आपने पार्सेक मेथड नहीं पढ़ाया। तो जब मुझे याद है, आज तुम्हारा सिलेबस खत्म नहीं हो गया है। पार्सेक मेथड बहुत आसान है। एक पॉइंट पे बैठ के उसको देख लो कितने एंगल पे है, दूसरे पॉइंट पे बैठ के देख लो कितने एंगल पे है, टोटल एंगल पता चल जाएगा। आर्क लेंथ निकाल देंगे, रेडियस इंटू थीटा। थीटा पता चल गया, आर्क लेंथ हमें पता है, तो ये डिस्टेंस पता चल जाएगा। पढ़ाऊंगा बेटा, सब पढ़ाऊंगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, छोड़ूंगा कुछ नहीं। सिलेबस खत्म थोड़ी ना हो गया यार, अभी जरूर हो रहा है। हाँ, पार्सेक मेथड में पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। और वेक्टर में मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बाद पढ़ाऊंगा। अभी जो पढ़ा रहा हूं उसको समझो, है ना? तो आप लिख सकते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। और इसका डायरेक्शन हमेशा इनिशियल टू फाइनल पोजीशन की तरफ होता है। डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ टेकन, डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ टेकन between 2 point, does not depends upon path taken between 2 point। 2 पॉइंट के बीच में पाथ टेकन पे डिपेंड नहीं करता है। तुम इस रास्ते से जाओ, तुम सर्कुलर रास्ते से जाओ, तुम जिगजैग जाओ, तुमको जैसे मर्जी वैसे जाओ, इन चारों ही रास्ते में क्या कॉमन है? तो चारों रास्ता का फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन कॉमन, तो डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। और पाथ अलग अलग जैसा दिख रहा है तो डिस्टेंस अलग होगा। Distance depends upon path taken, displacement does not depends upon the path taken, right? अच्छा, cannot decrease with time, decrease with time। एक बात बताओ बेटा, तुम अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हो, तो जितना ज्यादा संघर्ष करोगे संघर्ष तुम्हारा ऐड होता जाएगा। जितनी कदम चलोगे हर कदम को काउंट करूंगा, उसको कहते हैं हम डिस्टेंस। किधर जा रहा हो कोई मतलब नहीं, एक कदम आगे तो हो गया, एक कदम चल लिए, एक कदम इधर तो चल लिए 2 कदम, एक कदम इधर तो 3 कदम, एक कदम ऊपर सीढ़ी पर तो 4 कदम, सिर्फ ऐड करना है बस। बट डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज विद टाइम, डिस्प्लेसमेंट कैन, यार ये क्यों आता है मुझे पता नहीं, पहले नहीं आता था, ये मैं हटवाऊंगा अभी। डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज विथ टाइम, डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज विथ टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ डिक्रीज कर सकता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ डिक्रीज कर सकता है। क्या आपको ये फील आया? यस, कैन नॉट डिक्रीज विद टाइम। क्यों डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ डिक्रीज क्यों कर सकता है? तो मान लो ये मेरा इनिशियल पोजीशन है, मैंने अपने जीवन की यात्रा प्रारंभ किया, जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं था किसी से मिलने, उसका फोन आया कि अब मैं नहीं मिलूंगा, तो मैं वापस घर आ गया। मैं घर से निकला, घर मेरा इनिशियल पोजीशन था, बड़े एकदम सेंट वेंट लगा के, परफ्यूम लगा के, टोपी पहन के, लाल टोपी और नीला पैजामा पहन के निकला किसी से मिलने, जा रहा, ये मेरा इनिशियल पोजीशन है। घर से निकला, जा रहा एकदम खुशी से, आज मैं मिलूंगा, बाहरों फूल बरसाओ, कोई किसी से मिलने जा रहा, मैं कोई आ नहीं रहा, बाहरों फूल बरसाओ, किसी से मिलने जा रहा मैं, और उसका फोन आया कि मैं नहीं मिलूंगी, तो क्या करूंगा मैं? फिर मन मुरझा के उदास होके वापस आ जाऊंगा। तो मेरा फाइनल पोजीशन ये रहा, यहाँ पे पहुँचा मैं और बैठ गया कहीं पानी के टंकी पे, बोला मैं मर जाऊंगा अब। तो तू छोड़ कहानी, तो ये बता कि यहाँ से जैसे से दूर जा रहा था, फाइनल पोजीशन दूर जा रहा है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन दूर जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। और ये यू टर्न लेके जैसे ही पास आ रहा, इनिशियल पोजीशन के फाइनल पोजीशन पास आ रहा, तो डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज विद टाइम। अच्छा, डिस्टेंस कैनॉट बी निगेटिव, ना तो ये टाइम के साथ घट सकता है, ना ये निगेटिव हो सकता है। तो सर डिस्प्लेसमेंट कैसे निगेटिव होगा? डिस्प्लेसमेंट कभी भी संघर्ष को नहीं बताता। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का रिलेशन। मान लो कि मैं यहां हूं, इनिशियल पोजीशन हो गया, अगर मेरा फाइनल पोजीशन ईस्ट में गया तो पॉजिटिव डायरेक्शन इसको मैं मान लूंगा, तो इसको बोलूंगा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, ये फाइनल पोजीशन है। लेकिन मान लो कि मैं यहां था और पीछे चला गया, तो डिस्प्लेसमेंट के पास होता है कि मेरा फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन के रिस्पेक्ट में कहाँ है, कितना दूर है और किधर है। तो कितना दूर है, फाइनल पोजीशन इतना दूर है और इधर है, कितना दूर है सर, इतना दूर है, इधर है सर, ऊपर है सर, नीचे है सर, इधर है सर, उधर है। तो उसमें डायरेक्शन भी आ जाता है, कितना दूर और कहाँ। लेकिन डिस्टेंस को डायरेक्शन से मतलब नहीं है और उसको फाइनल पोजीशन से भी मतलब नहीं है। क्या सर डिस्टेंस को फाइनल पोजीशन से मतलब नहीं होता ना?
डिस्टेंस को मतलब ये होता है कि तुमने कितना रास्ता तय किया उसकी लेंथ को बताता है डिस्टेंस। एकदम जोरदार तरीके से फील आ गया। हाँ, अब दिमाग से कुछ पैदल विद्यार्थी जो मेरे रामलाल भाई है उनके लिए एक एमआर स्टार बना दिया मैंने। सर इतना समझाने के बाद किसको नहीं समझ आया होगा? होते हैं बेटा, कई लोग होते हैं दिमाग से पैदल जिनके पिताजी ने धोखा किया उनके साथ और बचपन में ही उनके बुद्धि को उनके जो दिमाग था उनको कबाड़ी वाले से बेच दिया। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो दिमाग से पैदल विद्यार्थियों के लिए तुरंत जबरदस्त एमआर स्टार है। सर क्या करेगा ये? वही जैसे मैंने आपको यूनिट एंड डायमेंशन का रिलेशन समझाया था, किसी ने नोटिस नहीं किया शायद। लेक्चर 2 घंटे का होता है, उसमें इतने एमआर स्टार होते हैं कि कुछ अच्छी चीज नोटिस में नहीं आता तुम्हारे। एकदम जोरदार एमआर स्टार बताया था। यूनिट फर्स्ट फ्लोर, डायमेंशन सेकंड फ्लोर, डायमेंशनली एनालिसिस फर्स्ट फ्लोर और फिजिकल डायमेंशनली करेक्ट फर्स्ट फ्लोर और फिजिकली करेक्ट सेकंड फ्लोर। उसी तरीके से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को भी रिलेट कर देता हूं। एकदम ही जोरदार एमआर स्टार, मजा आ जाएगा सुन के। सर दिलाओ, मजे दिलाओ। तो देखो, अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 0 है और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो दोनों में से किस बात से पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट पक्का रेस्ट पे है? मैं कहूं डिस्टेंस 0, मैं कहूं डिस्टेंस 0, तो क्या ऑब्जेक्ट पक्का रेस्ट में था? हाँ, तो डिस्टेंस 0 मतलब 1 कदम भी नहीं चला, 1 कदम चलता तो काउंट होता ना। और मैं कहूं डिस्प्लेसमेंट 0, इसका मतलब वो रेस्ट में हो, जरूरी नहीं, हो सकता है कि वो पहले चला हो और फिर वापस आ गया हो सकता है उसने मोशन किया हो। तो मोशन में ऑब्जेक्ट आ जाए, इसकी गारंटी कौन देता है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस होगा तुम्हारा ग्राउंड फ्लोर एंड डिस्प्लेसमेंट होगा तुम्हारा फर्स्ट फ्लोर। अगर मैं कहता हूं कि डिस्टेंस 0 है ही नहीं, डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं किया, 0 है, मतलब फर्स्ट फ्लोर है ही नहीं, देन व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? अगर डिस्टेंस 0 है, इफ 0, डिस्टेंस इज 0, यहां पे लिख देता हूं, डिस्टेंस इज 0, देन व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? ये ए में हमें फिल करना है, बताओ क्या कहोगे? तो सर मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट फ्लोर है ही नहीं तो सेकंड फ्लोर होगा ही नहीं, मस्ट बी 0, मस्ट बी 0। और ये चीज मैं आपको पहले विजुअलाइज करा चुका हूं बहुत अच्छे से कंसेप्ट से, है कि वह स्टार भी बता देता हूं जोरदार। भूल जाओ तो याद रखना, डिस्टेंस नीचे आता है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर आता है। डिस्टेंस 0 मतलब डिस्प्लेसमेंट पक्का 0। हाँ, डिस्टेंस 0 मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में, मस्ट बी 0 लिखा है मैंने। अच्छा बी बताओ। अब मैं कहता हूं डिस्टेंस इज नॉट 0, डिस्टेंस इज, हालांकि मैंने यहां लिख लिया, उसे समझ सकता हूं, नहीं तो मैं दोबारा भी लिख रहा हूं, डिस्टेंस इज नॉट 0, देन व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस 0 नहीं है मतलब डिस्टेंस है, फर्स्ट फ्लोर है, तो सेकंड फ्लोर। डिस्टेंस 0 नहीं है, अगर कुछ डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया है तो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है 0 हो, ना भी हो। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस 0 होने का नॉट इक्वल टू 0 होने का मतलब ये है कि मैंने कुछ चला है, तो हो सकता है मैं चलता ही जाऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा। हो सकता है मैं चला और वापस आ गया, तो डिस्टेंस तो चला ना कुछ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? मे और मे नॉट बी 0, मे और मे नॉट बी 0। एकदम तुम्हें पीएचडी करा दूंगा। और अगर तुम्हें ये फील आ जाए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की, सच में सर मतलब इतना जोरदार चमका है, क्रिस्टल क्लियर हो गया, तो लिख देना 12th इन बायोलॉजी केमिस्ट्री बट पीएचडी इन फिजिक्स। और मैं ये देखना चाहता हूं कि कितने लोगों को ये जोरदार एमआर स्टार और अच्छे से समझ में आ गया, थोड़ा बचा हुआ कसर भी पूरा कर दिया इसने। चलो बताओ, डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 का 2 केस होता है। समझ गए होगे? तो ये मान लो सी है तो सी में लिखोगे, ये बी है, सी में क्या लिखोगे बोलो? डिस्टेंस मे और मे नॉट बी 0, मे नॉट बी 0। मैं कहता हूं कि सेकेंड फ्लोर नहीं है, सेकेंड फ्लोर बाबा है ही नहीं, तो फर्स्ट फ्लोर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अच्छा मैं बोलूं सेकेंड फ्लोर है नॉट 0, मतलब सेकेंड फ्लोर है बाबा, है सेकेंड फ्लोर है तो फर्स्ट फ्लोर होगा ही। तो डिस्टेंस मस्ट बी नॉट 0, डिस्टेंस मस्ट बी नॉट 0। अब तुम सोच लो, नॉट 0 है, डिस्प्लेसमेंट है, मतलब पक्की बात है, इनिशियल पोजीशन जहां था और फाइनल पोजीशन उस दोनों में कुछ लेंथ है, मतलब पक्का ऑब्जेक्ट चल के गया होगा ना, उड़ के तो जाएगा नहीं। सर उड़ के जाएगा, उड़ के भी जाएगा तो उसके भी संघर्ष को हम काउंट करेंगे, उड़ने में भी तो संघर्ष है, एकदम जोरदार है मास्टर, समझ आ गया क्या? चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व किया जाए। फाइंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी के बीच हमें डिस्प्लेसमेंट पता करना है, ठीक है? अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? तो डिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं। समझिएगा सवाल कैसा है कि ए से ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया, 4 मीटर चला। कितना चला बेटा बताइए? 4 मीटर चला, ए से चलना शुरू किया और 4 मीटर चला। ओके सर। फिर यहां पे पहुंचा और फिर 7 मीटर चला, यहां से कितना चला? 7 मीटर चला।
7 मीटर। यहां से कितना चला बेटा? 7 मीटर। ठीक है सर। उसके बाद लेफ्ट टर्न लिया और यहां से यहां आया 6 मीटर, है ना, 90 डिग्री से घूम के 6 मीटर चला गया। इसी तरह के मोशन को कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में नहीं जा रहा, डायरेक्शन उसने चेंज किया है लेकिन वो एक लाइन पे ही चल रहा है हमेशा, लेकिन वो एक हमेशा लाइन पे ही चल रहा है। इसी तरह के मोशन को हम क्या कह देते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। अब सर ये तो बड़ा ही संघर्ष किया अपने जीवन में, सर खूब संघर्ष कर रहा है, भाग रहा है, लेकिन हमको तो बस चाहिए, का चाहिए सर, का चाहिए हमको डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सिर्फ इनिशियल पॉइंट को गौर से देखना है, कहां था ए पे, और फाइनल पॉइंट को देखना है कहां था, मान लो ये बी है, बी पे। तो मैं क्या करूंगा, इनिशियल पोजीशन पे हाथ रखूंगा और वहां से फाइनल पोजीशन को एक लाइन से मिला दूंगा। वही लाइन का जो लेंथ होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। सर ये तो गजब ही बात कह रहे हो, ये तो अनजस्टिस है सर, ये तो अनजस्टिस है, ये जस्टिफाइड नहीं है सर। सर आपने इनिशियल पॉइंट से एक फाइनल पॉइंट पे लाइन मिला दिया और कह रहे हो कि ऑब्जेक्ट ने इतना चला, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो जस्टिफाइड ही नहीं है सर। हाँ तो यही तो हमेशा होता आया है, दुनिया हमेशा तुम्हारी सक्सेस को देखती है, तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट को देखती है। तुम आज कहां हो? तुम बी पे हो, कहां थे? ए पे थे। तो दुनिया कहती है कि पक्का इस रास्ते से गया होगा, ये हमें इस साले पे भरोसा नहीं, पक्का इस रास्ते से भाग के गया होगा। दुनिया को तो यही लगता है कि शॉर्टकट मारा होगा। तो दुनिया को हमेशा पता चलता है तुम्हारा सक्सेस, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का लेंथ, लेकिन असल में तुम इस रास्ते पे कभी चले ही नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट वो चीज होता है जिस रास्ते पे हम कभी चलते ही नहीं, हो सकता चले भी हो दुनिया में कई लोग शॉर्टकट मारते भी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उस रास्ते पे तुम चलो। तुम तो भैया अलग ही लेवल के हो, अलग ही लेवल के हो, भाग रहे हो। ये 4 मीटर चला था सर, और बाद 7 मीटर और चला सर, तो 4 7 और 4 11, और फिर 6 और चला सर 11 और 6 17, और फिर 3 और चला सर 21 मीटर। सर मैंने संघर्ष किया था 21 मीटर का, मेरा टोटल जीवन का डिस्प्लेसमेंट 21 मीटर है। देखो 7 3 10, 10 एंड 6 16, ये क्या हुआ बे? ये तो 20 मीटर ही हो रहा है, 20 मीटर, 4 3 7 7 6 17 17 3, हाँ 20 मीटर चला है टोटल। हो। एक गड़बड़ कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, रहने देते हैं आसान, थोड़ा सा आंसर अलग आ जाएगा, कोई दिक्कत है, रहने देते हैं, जो भी हुआ क्वेश्चन बनाने में, डेटा में थोड़ा सा, और कोई दिक्कत नहीं। तो डिस्टेंस कितना हो गया? 20 मीटर। देखिए 4 7 4 11, 11 और 6 17, 17 3 20, तो डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर? डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को मिला दूंगा, इस लाइन के लेंथ को हमें निकालना है। कैसे निकाले सर? तो देखो ध्यान से, ए से मैं कितना ऊपर गया हूं सर? 4 मीटर, और इसी लेवल में नीचे कितना आया हूं? 6 मीटर। तो पक्की बात है ये 2 का गैप होगा, हाँ यहां से यहां तक 2 का गैप होगा, ये मैं गेस कर रहा हूं, तुम भी थोड़ा सोच के बताओ सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं। यहां से यहां तक 2 मीटर होगा सर, ये कैसे निकाला? देखो बेटा ये एकदम स्ट्रेट लाइन है, ये टोटल 6 है और ये 4 है, तो बचा हुआ 2 होगा, हाँ ये 2 होगा सर, नो इशू। आगे यहां से कितना गया है सर? 7। यहां से इसी लाइन से आगे कहां कितना गया? 7। और पीछे कितना घूम के आ गया है? पीछे कितना घूम के आ गया? देखो यहां पे पीछे कितना घूम के आया हूं मैं? 3। पीछे कितना घूम गया? 3, आगे गया 7, तो ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा आपका 4 मीटर का, ये हो जाएगा 4 मीटर का। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये एंगल 90 होगा, तो इसका लेंथ निकाल सकता हूं क्या? सर ये क्या कर रहे हो मैं जुगाड़ लगा रहा हूं बेटा, जुगाड़। कौन सा जुगाड़ लगा रहे हो सर? किसी तरीके से इस लेंथ को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों कर रहे हो सर? क्या इस पे ऑब्जेक्ट चला है? नहीं बेटा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच के लेंथ को कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा सर? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इसका लेंथ, जो कि 90 डिग्री, तो ये बेस और ये हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर, 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो √20 आ जाएगा, है ना? कितना आ जाएगा? √4 का होल स्क्वायर 16 और 2 2 4, √20 मीटर। सर वो तो 20 मीटर था, हाँ तो संघर्ष ज़्यादा था और तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कम था। कई बच्चे एक ऐसा छोटा सा सवाल पूछ देते हैं, कैसा पूछते हैं? छोटा सा सवाल ऐसा पूछ लेते हैं कि ऐसा सवाल पूछ दिया कि ऑब्जेक्ट ए से चला, ए है मतलब -4 पे, और चलता गया कहीं 3 पे पहुंचा, स्ट्रेट लाइन पे चला, मैं लाइन सीधा नहीं खींच पाया, आई एम सॉरी, आप इसको स्ट्रेट लाइन समझना, और फिर घूम के यहां पे आ गया, चलो यहां पे आ गया बी पे, इस रास्ते से गया ऐसे, फिर घूम के इधर आ गया। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया बताओ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टेंस?
डिस्टेंस मतलब असल में जिस रास्ते पे वो चला है उस रास्ते का टोटल लेंथ को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। उस रास्ते के टोटल लेंथ को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो हमें निकालना है बेटा अभी डिस्प्लेसमेंट। हमें क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। उस रास्ते के लेंथ को कहते हैं। इस रास्ते के लेंथ को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। कौन से रास्ते के लेंथ को? इस रास्ते के लेंथ को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इस रास्ते के लेंथ को यहां से मैं चलता गया, पाथ का लेंथ ऐड होता गया, पाथ का लेंथ ऐड होता गया, पाथ का लेंथ ऐड होता गया, ऐड होता गया, मैं यहां पहुंचा। फिर मैं यहां से टर्न लिया और फिर मैं चलता गया, मैं यहां पहुंचा। तो मैं टोटल कितने लेंथ को ट्रेवल किया? तो सर आप इस -4 पे थे और चलते चलते -4 से मान लो 0 पे आए, तो कितना लेंथ हुआ? लेंथ पता करना है मुझे। तो 4 मीटर, एक का गैप, 2 का गैप, 3 का गैप, 4 का गैप, 4 मीटर। फिर अब 3 के गए, 3 पे पहुंचे 7 मीटर। और ये कोई डिस्टेंस नहीं है। तो सर ये क्या है? ये वाला जो आप दिखा रहे हो क्या है? बेटा वो उसी लाइन पे वापस आया। कई बच्चे डाउट पे पूछ लेते हैं, तो मैं आपको समझा देता हूं बेटा ये नीचे नहीं आया है। तो सर उसी लाइन पे क्यों नहीं बना रहे हो? आपको दिखाई नहीं देगा पाथ, असल में दोनों ओवरलैप हो जाएगा। ये असल में यहां से चल के फिर यहां पहुंचा। ठीक है, तो यहां से +3 से ये टोटल हो गया 7 मीटर का गैप, और ये +3 से 0 पे आया होगा 3, और 3 के बाद 4 और 5 मीटर, तो टोटल हो गया 5। तो डिस्टेंस ट्रेवल किया है 12 मीटर। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 12 मीटर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट असल में डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? संघर्ष, रास्ते का लेंथ, टोटल रास्ते का लेंथ कितना, उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। तो टोटल रास्ते का लेंथ ये रहा। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट शॉर्टेस्ट लेंथ या शॉर्टकट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। शॉर्टकट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। शॉर्टकट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। समझ में आया कि नहीं आया? शॉर्टकट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। अच्छा, डाउट का टाइम हो गया, फिर अभी मैं लेक्चर बना रहा हूं। सर आपकी टीचिंग का कोई जवाब नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। तान्या दीक्षित, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सर आज की क्लास बहुत अच्छी थी बेटा, एफर्ट लगाएंगे आप भी तो आपको भी बहुत मजा आएगा। टुडेज क्लास इज ऑसम। सदान रफीक अंसारी, बहुत ही हर्ष सर यू आर ऑसम, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। देखो लाइव में बात नहीं कर पाते, 2-4 मिलकर बात करते थे। प्रीति वर्मा, ये अलग ही समस्या है थोड़ी सी। केमिस्ट्री और बायो टफ लगने लगी है, तो अभी तो बोला है कि कल तुम्हें ये बताना है कि केमिस्ट्री बायो तो 12th में, तुम्हारा फिजिक्स में पीएचडी चल गया। बहुत ही बढ़िया सर, आपका लेक्चर बहुत ऑसम है। क्राउन होल्डर, बहुत बढ़िया सर। योर टीचिंग स्टाइल इज वेरी गुड। एक लाइन का पैराग्राफ ही लिख दिया, बहुत सही सर। हमेशा की तरह गर्दा विजुअलाइजेशन। दीपक कौशिक, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। दीपांशु सर आज की क्लास बहुत आसान थी। नहीं, आपने समझाने से बहुत आसान हो गई। अच्छा ठीक है। श्रुति सैनी, यू आर ग्रेट। चेस्ट सैनी सर, अब क्या बोले आपकी तारीफ में सर। आई हैव नो डाउट यू आर बेस्ट टीचर। जय पी। प्रवीण, फिर रफ्तार देख रहे हो सर, आपके सभी क्लास बोले तो झकास, यू आर ग्रेट। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप भी अपने लाइफ में अभिषेक यादव, बढ़िया गुरुजी। बाबू जलेल आ गया सर, इस यूनिवर्स में कोई भी चीज रेस्ट पे नहीं है क्योंकि एक बॉडी। अरे बेटा बाबू जलेला तू मस्त रहा एकदम। आज मजा आ रहा है फिजिक्स पढ़ने में। अग्रवाल बादशाह, बहुत ही जोरदार। पवन आर्यन सर, आपके सभी क्लास बोले तो झकास, बहुत बढ़िया। तारूसी, नाम कैसे कैसे रखते हो यार, मतलब अगर मैं तो इमेजिन करता हूं तुम्हारे नाम ऐसे तो शकल कैसे कैसे होंगे तुम्हारे। तारूश्री सर, पहले मैं डायमेंशन एनालिसिस के हार्ड क्वेश्चन देखकर ही छोड़ देती थी, बट थैंक्स योर एमआर स्टार। बेटा संघर्ष किया है, संघर्ष किया है, और आप भी करेंगे तो बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखो बेटा सर आप बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं पीए। चलो देखो असल में हम पढ़ाते क्या है, एफर्ट्स करते हैं, बस कोशिश करते हैं, जान लगाते हैं, और कुछ नहीं है। आप भी अगर कोशिश करेंगे तो आप बहुत बेहतर करेंगे।
बस जरूरत ये होती है कि आप कलम उठाइए और संघर्ष करिए। और कई बार ऐसा होता है कि आप संघर्ष करते भी है लेकिन जल्दी थक जाते हैं, थक जल्दी जाते हैं। देखो मैं तुम्हें अगर सच में बताऊं ना, तो मार्क्स या सक्सेस वर्सेस टाइम के बीच जो ग्राफ बनता है, मतलब जो टाइम एफर्ट्स आप लगाते हो, जो समय आप पढ़ाई को देते हो और जो आपको मार्क्स और सक्सेस मिलता है, उसका रिलेशन देखना। जब हमने भी पढ़ाना शुरू किया था, पढ़ाने की बात करो, पढ़ने की बात नहीं, 2013 से 13-14 से बीच में मिड से शुरू किया था पढ़ाना, तो बहुत मजाक बनाया था लोगों ने। जो सीनियर टीचर्स थे वो कहते थे ये पढ़ाएगा क्या। मैं सच बता रहा हूं एकदम, मैं जेन्युइनली आपको कह रहा हूं, नाम भी बता दूंगा कौन थे वो लोग। और आज वो लोग वही पढ़ा रहे, मैं यहां पे हूं। आज भी वो 20 बच्चों को ही पढ़ाते हैं और मैं आज जो भी है 20,000 बच्चों को पढ़ाता हूं एक साथ। मैं कंपेयर नहीं कर रहा बेटा, आई एम सॉरी। मैं बस ये कह रहा हूं कि जब आप स्टार्ट करते हैं ना, तो दुनिया तो छोड़ो, खुद पे भी शक होता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और 90% लोग इसी शक की वजह से, ये दुनिया क्या कहेगी, लोग टांग खींचते हैं और अपने मेहनत पे शक होता है, वो छोड़ देते हैं। लेकिन जरूरत बस इतना होता है कंटिन्यूअस मेहनत करने का। अगर कंटिन्यूअस तुम मेहनत करोगे ना, तो तुम्हें सक्सेस मिलेगा ही। हो ही नहीं सकता कि तुम ना समझ पाओ या ना कर पाओ। तुम क्या करते हो ना, एकदम शॉर्ट टर्म गोल बनाते हो, शॉर्ट टर्म मेहनत करते हो, 2 दिन पढ़ा, तीसरे दिन एकदम हार जाते हो। ऐसा नहीं। देखो मैं तुम्हें ग्राफ बना के दिखाता हूं। मान लो तुमने पढ़ना शुरू किया, टाइम स्टार्ट हुआ, पढ़ना शुरू किया, तुम्हारे मार्क्स आते थे, कुछ 100 नंबर आते थे, जो भी है, मैं यहां से रेफरेंस ले रहा हूं, ग्राफ यहां से उठा रहा हूं, यहां से। अब तुम एक हफ्ते बहुत जान लगा के पढ़ा, टीचर ने बेइज्जती करी, तुमने बहुत जान लगा के पढ़ा, और तुम एक हफ्ते के बाद, 1 वीक के बाद फिर से टेस्ट दे रहे हैं, तो तुम्हारे 100 नंबर ही आएंगे। चाहे तुम कितनी जान लगा के पढ़ लो, तुम्हारे 100 नंबर ही आएंगे। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ सही बात कर रहा हूं। चाहे तुम जितनी एफर्ट्स मार लो, तुम जितनी मेहनत कर लो, तुम्हारे 100 नंबर ही आएंगे। सर क्या बात करो, सही बात है क्या? हम तो सर 2 दिन मेहनत करते तो हमको लगता है कि हम कुछ सीख गए। हाँ 2 दिन मेहनत करोगे, तुम्हें लगेगा थोड़ा तुमने सीखा, और हो सकता है तुम्हें लगेगा तुमने सीखा भी नहीं। 7 दिन तक तुम लगातार जान लगा के 10-10 घंटे पढ़ोगे ना, तो 7 दिन बाद भी तुम वैसी रामलाल ही रहोगे, तुम्हारा मेंटल स्टेट वही रहेगा। सर अगर हम 15 दिन पढ़ ले तो, 15 डेज पढ़ ले तो, 15 डेज 1 वीक मतलब 7 डेज हुआ, तो तुम्हारा नंबर हो सकता है कि 100 से 105 आ जाए बस। अब तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा, कि मैं नहीं कर पाऊंगा यार, ये तो बहुत टफ है। अगर सर 1 महीने तक पढ़े तो 1 मंथ, तो हो सकता है कि 120 नंबर आए। ऐसे ऐसे ऐसा ग्राफ बनेगा, 120 नंबर आए। सर अगर मैं 2-3 महीने, 2 महीने की बात कर रहा हूं, 2 मंथ तक खूब जान लगा के पढ़ा, खूब जान लगा के पढ़ा, तो हो सकता है 140 नंबर आ जाए। भाई जब 2 महीने तक सब जान लगा के पढ़ूंगा तो 100 से सिर्फ 140। हाँ, और अचानक से तीसरे महीने या थोड़े दिन बाद ही तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि ग्राफ ऐसा बन गया। ये एक्चुअल में ग्राफ होता है, एक्सपोनेंशियल टाइप। पहले तुम टाइम इन्वेस्ट करो अपने पढ़ाई को, एफर्ट्स मारो, तुम्हारा ग्रोथ होगा ही नहीं। और 4 महीने बाद तुम्हें लगेगा कि तुम पता नहीं क्या हो गए। ये फैक्ट है बेटा। अब अगर ऐसा होता कि तुम पहले 1 वीक मेहनत करते हो, तुम्हारा ग्राफ ऐसा हो जाता ना, तो ऐसे तो दुनिया में सब कोई कर लेता। तो पेशेंस इसीलिए कहते हैं बहुत जरूरी है। अपने मेहनत में जो पेशेंस कहते हैं ना लोग, कि संयम, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, वो इसीलिए कहते हैं। यहां से यहां तक तुम्हें पेशेंस रखना बहुत जरूरी होता है। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, पेशेंस रखना बहुत जरूरी होता है। ये एकदम डिटेल एनालिसिस मैंने आधे घंटे में ये ग्राफ बना के एक बार यूट्यूब पे बताया था बच्चों को, आधे घंटे तक बताया था। मेधा यादव, थैंक यू सर, जब से आपसे फिजिक्स पढ़ना शुरू किया है। मेधा यादव बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। और एक क्लास में मैंने क्वेश्चन दिया था, करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, लास्ट क्वेश्चन था, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, डिस्टेंस ट्रेवल में नॉट जीरो। When displacement is zero, distance travel may not zero. When displacement is zero, ऊपर वाला नहीं है तो हो सकता है नीचे वाला हो। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, और बहुत सारे बच्चों ने फर्स्ट ऑप्शन जवाब दिया था। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। मैं अभी रिप्लाई कर रहा हूं कि फर्स्ट ऑप्शन इज सही है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। और मैं सभी को बता भी देता हूं लास्ट क्वेश्चन का कि आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। समझ आया बेटा?
थैंक यू सर, आपने एरर अब हम किसी भी मुंह पे उठा के मार सकते हैं, बिल्कुल हाथ में है। सैल्यूट सर, नाम नहीं है इसका कुछ भी। सोनू यू आर ग्रेट, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आई एम न्यू सब्सक्राइबर ऑफ इन। बेटा न्यू सब्सक्राइबर जितने भी है उनको भी मैं कह देता हूं, ऑप्शन दूसरा नहीं है, शॉर्टकट आप नहीं मार सकते, आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा, संघर्ष करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं, इसका ध्यान रखिए। अच्छा सर, डिस्प्लेसमेंट तो आपने बताया नहीं, चलो सॉरी बेटा, मैंने 2 मिनट आपका समय खराब किया, आई एम सॉरी। चलो डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है वो सक्सेस, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में रिलेशन, तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा। सर ये तो नाइंसाफी है सर, क्या कर सकते हैं, डिफाइन ही ऐसे किया गया, तो यहां से यहां तक ये डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है सर, ये कितना होगा, तो गैप देख लो ना, ये 1 का 2 का डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर होगा। क्या गजब है सर। अच्छा सर, इसको अगर आप ऐसे निकालो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, तो सही आएगा? हाँ आएगा। फाइनल पोजीशन बोलो कितना है, बी पे ऑब्जेक्ट -2 मीटर, और इनिशियल कितना है बोलो -4, तो बेटा माइनस माइनस ये +4 हो जाएगा, +4 में से 2 घटाओगे तो 2 मीटर ही आएगा। फील आया एकदम जोरदार। अब आगे देखते हैं। मान लो ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ स्क्वायर पाथ, ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन स्क्वायर पाथ, इस स्क्वायर पाथ पे चल रहा है, ऑफ साइड लेंथ एल, ऑफ साइड लेंथ एल, साइड लेंथ एल। देखो बेटा, किसी भी काम में ना, और किसी भी काम में नहीं, जितना बड़ा काम होता है ना, वो उतना ज्यादा समय की डिमांड करता है। अगर किसी को भी थोड़ा बहुत भी शक होगा ना कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, बेटा तुम ना अपने जीवन का ना ये 1 साल दे दो बस। तुम एफर्ट्स मारते नहीं हो, तुम मेहनत करते नहीं हो, तुम अपने आप पे शक करते हो। कौन होते हो तुम अपने आप पे शक करने वाले, बताओ? दुनिया कर रही है वो कम है क्या यार? तुम अपने आप पे शक क्यों करते हो? सर आप भी कभी कभी डांट देते हो। बेटा हम मेहनत करते हैं आपके ऊपर, और जब हम मेहनत करते हो थोड़ा सा तो हक दे दो यार मास्टर को गुस्सा करने का। जबकि मैं ये जानता हूं कभी कभी, अभी मैं तुम्हें बता रहा हूं, नए हो सकता है कि मैं डाउट पूछने में बुरी तरीके से तुम्हें डांट दूं, तो घबराना मत। मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूं, लेकिन कभी कभी भूल जाता हूं। सर क्या जानते हो? मैं जानता हूं कि आप पहली बार पढ़ रहे हो या सीख रहे हो, तो हो सकता है कि सीखते सीखते 2-4 बातें भूल जाओ जो बहुत बेसिक, और पूछ दो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जितना पूछ सकते हो डाउट उतना पूछो, और कोशिश करो कि 2-4 तुम्हारे अच्छे पढ़ने वाले दोस्त हो। ठीक है ना? अच्छा मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, फिर से आई एम सॉरी, छोटी सी कहानी बताता हूँ कि जब मैं 12th क्लास में था, तो उस समय क्या था कि हम 3 दोस्त थे, 3-4 दोस्त थे, तो वो लोग कोचिंग जाते थे, मैं कभी कोचिंग गया नहीं, तो वो लोग पढ़ के आते थे। ठीक है, तब तक मैं घर पे ही रिवाइज करता था, उनके नोट्स होते थे, वो आते थे मुझे पढ़ाते थे, सच में मुझे पढ़ाते थे, कुछ बताते थे कि सर ने आज ऐसा ऐसा पढ़ाया, ये सब होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग 3-4 दोस्त मिलके बैठते थे, जिस भी किताब को सॉल्व करते थे सामने रख देते थे, और फटाफट वहां से सॉल्व करना शुरू करते थे। तो उससे क्या होता था कि जब हम 3 लोग बैठे हैं और सामने एक बुक है, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, और तीनों लोग बैठ के सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं, तो एक अंदर से कंपटीशन डेवलप होता था कि पहले मैं कर लूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। आंसर की हमारे पास नहीं होता था, हमें सिर्फ क्वेश्चन 1 से शुरू करना होता था, है ना? और पहले क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 1 उसको सॉल्व किया, फिर दूसरे पे गए, फिर तीसरे पे गए, फिर चौथे पे गए, और कोई मान लो तीसरे पे अटका है, मैं 5वें पे हूँ, तो फिर हम उसको रुक के समझाते थे कि तीसरा ऐसे होगा, फिर हम आगे बढ़ते थे। कभी होता था कि वो 8वें पे है, मैं 6ठे पे अटक गया, तो मुझे बताता था कि 6ठा ऐसे होगा। तो कंपटीशन तो अपने से करना, किसी और से नहीं करना, क्योंकि किसी और का बैकग्राउंड आप नहीं जानते हो। कंपटीशन अपने से करना है, लेकिन साथ में 2-3 दोस्त हो और आप साथ में सॉल्व करोगे ना, तो उससे इफिशियंसी बढ़ जाता है, टाइम ज्यादा यूज होता है। अब खुद कर रहे हो तो खुद तो अपने कंफर्ट जोन में बैठे हो, कर रहे हो, सो रहे हो, उठ रहे हो, कर रहे हो, कोई टाइम का लिमिटेशन नहीं होता है। दूसरी बात, अभी से एक स्टॉप वॉच वाला जो घड़ी होता है या कुछ भी होता है खरीद लो बढ़िया सा, और हर चीज अपने टाइम लिमिट के साथ करो, टाइम का मैनेजमेंट सीखो, सिस्टमैटिक करो चीजों को। मैं ये नहीं कहता हूं टाइम टेबल बनाओ, आप बच्चे नहीं हो, टाइम टेबल मत बनाओ, लेकिन चीजों को सिस्टमैटिक करो। सर बात तो वही है, हाँ कह सकते हो बात वही है, तो सर आप बता दो टाइम टेबल। मैं कैसे बता दूं यार, पढ़ने का शेड्यूल आपका है, आप बनाइए टाइम टेबल। और सुबह उठना जरूरी है क्या? सर जरूरी नहीं है, लेकिन उठे तो बेहतर रहेगा, टाइम का मैनेजमेंट ईजी होगा। ठीक है बेटा, चलिए, तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन ए स्क्वायर पाथ ऑफ साइड लेंथ है, एल साइड लेंथ के स्क्वायर पाथ पे ऑब्जेक्ट चल रहा है। मान लो ए से बी की तरफ चला, कहां चला? ए से बी की तरफ चला।
ए से भागता 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 बी की तरफ चला, ए टू बी गया, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, एल, डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, एल। क्योंकि ए से बी तक ऑब्जेक्ट अपने डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर ही नहीं रहा, ऑब्जेक्ट अपने डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर ही नहीं रहा, एक लाइन में चल रहा है। तो एक जब वो लाइन में ही चल रहा हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। वैसे भी यहां से यहां का लेंथ एल और ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। ठीक है सर, वो तो समझ आ गया। अब ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, ए से बी, बी से सी, यहां पहुंच गया, ये फाइनल पोजीशन है, सी है आपका फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे बेटा? डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को सीधा मिला दो बस। सर वो ऑब्जेक्ट चला तो इस पाथ पे है ना, कोई मतलब नहीं है डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता। डिस्प्लेसमेंट होता है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को एक लाइन से मिला तो वो डिस्प्लेसमेंट हो। तो सर ये एंगल 90 डिग्री है, किसी तरीके से इसका लेंथ निकालना है हमें। हाँ, तो ये एल और ये एल, ये 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से √2l निकाल लो, रूट अंडर बेस का होल स्क्वायर पर परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका √2l, डिस्टेंस हो जाएगा आपका 2l, क्योंकि l और l डिस्टेंस तो ये लेंगे। अच्छा सर, a टू b, b टू c, c टू d, d पे पहुंचा ऑब्जेक्ट फाइनली, a से d पे पहुंचा, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? तो a से सीधा d को मिला देंगे, ये लेंथ होगा डिस्प्लेसमेंट, ये तो साइड लेंथ l ही हो जाएगा सर। हाँ, डिस्प्लेसमेंट l हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस l l l, डिस्टेंस एक्चुअल में कितना पाथ लेंथ चला है वो होगा 3l। ऑब्जेक्ट मान लो a से a पे पहुंच गया, a टू a, मतलब स्क्वायर पाथ पे चलते चलते एक राउंड कंप्लीट कर लिया। तो एक राउंड कंप्लीट कर लिया तो टोटल डिस्टेंस चला वो 4। देखो डिस्टेंस हमेशा बढ़ता जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट L से √2l हुआ, बढ़ा, फिर थोड़ा घटा और फिर घट के 0 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज विद टाइम बट डिस्टेंस कैन नॉट डिक्रीज विद टाइम। नेक्स्ट देखिए बेटा, ये बहुत ही जोरदार सवाल है, ये एमआर वाला सवाल है, मैंने बनाया इस सवाल को, है ना। मैंने बनाया क्या सर? पिछला सवाल कहीं से कॉपी किया था? अरे बेटा सवाल जो लास्ट ईयर के आते हैं, जो स्टैंडर्ड बुक से होते हैं वही से लेते हैं, कुछ बनाते हैं, है ना। हर साल जो पढ़ाते रहते हैं, क्वेश्चन कंटेंट डेवलप होता है धीरे धीरे, है ना। कॉमन क्वेश्चन है बेटा, ये सब कॉमन क्वेश्चन है। क्या हुआ, स्क्वायर पाथ पे चलता हुआ आपको 50 किताब में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये मैंने बनाया, आप देखो यहाँ पे जोरदार मजे आएंगे तुम्हें। ए से ऑब्जेक्ट चला 1 मीटर और फिर चलने के बाद 90 डिग्री पे घूम के 2 मीटर और चला, फिर 90 डिग्री पे टर्न लेके 3 मीटर और चला, फिर 90 डिग्री पे टर्न लेके 4 मीटर और चला, फिर 90 डिग्री पे टर्न लेके 5 मीटर और चला, फिर 90 डिग्री पे टर्न लेके 6 मीटर और चला, फिर 90 डिग्री पे टर्न लेके 7 मीटर और चला, फिर 90 डिग्री पे टर्न लेके 8 मीटर और चला और बी पे पहुंच गया। ओके सर, ओके सर। तो सर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है 1 3 2 4 5 6 7 8, मतलब पूरा ही संघर्ष को ऐड करोगे क्या? हाँ, तो 2 and 1 हो गया 3 3 6 और 4 हो गया आपका 10 10 और 5 हो गया आपका 15 15 और 6 हो गया 21 21 और 7 हो गया 28 और 8 हो गया आपका 36। आप वेरीफाई कर लेना बेटा, एडिशन ही करना है बस, जल्दी जल्दी में कर दिया मैंने। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अब असल में ये आदमी तो खूब ही संघर्ष कर रहा अपने जीवन में, ये, लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिला देंगे बस, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। सर लेकिन ये लेंथ हम निकालेंगे कैसे? अब लेंथ वही निकालना तो IQ लेवल का काम है। अब ये फिजिक्स नहीं, मैथ का सवाल हो गया। ये किसका सवाल हो गया? मैथ का सवाल हो गया। सर कैसे मैथ का सवाल हो गया, आप बताओ। सर कैसे मैथ का सवाल कैसे हो गया? मैथ का सवाल इसलिए हो गया कि मान लो ये डायग्राम है, मुझे इसका लेंथ निकालना है बस। अब डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट तो खत्म ना, बचा इसमें क्या? मैथ का सवाल, मैथ का कंसेप्ट। अब मैथ के कंसेप्ट से आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे बताइए? मैथ के कंसेप्ट से आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे बताइए? सर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ऐसे कि ऐसे देखते हैं कि यहां से लेके यहां तक का लेंथ कितना होगा। सर ये कैसे पता चलेगा? अब एक बात बताओ, ये ऑब्जेक्ट कितना पीछे गया? 1 मीटर, और इसी स्ट्रेट लाइन में, मतलब ये हॉरिजॉन्टली तो 1 मीटर आगे गया और इसी हॉरिजॉन्टल लाइन में पीछे 3 मीटर गया। तो आगे 1 और यहीं से पीछे 3, तो ये 3 को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो ये 3 दिखाई देगा। हाँ सर, ये 3 है, तो ये गैप कितने का होगा? 2 मीटर का। देखना भाई, यहां से यहां तक कितना है? ये लेंथ कितना है? 3, ये लेंथ कितना है? 3, और ये कितना? 1, तो ये गैप कितना होगा? 2 का। ये गैप कितने का होगा? 2 का। तो ये हो गया आपका 2 मीटर। अब एक बात बताओ, ये कितना है? सर ये 5 है और ये टोटल
ये टोटल 3 है। तो अब ऐसे देखो, ये टोटल 3 है और ये 5 है, तो ये 2 हो जाएगा। हाँ सर, ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, ये 5, यहाँ से ये 5 और इस 7 को नीचे ले आओ। यहाँ से यहाँ तक ये 7 है, इसको जस्ट नीचे जाओगे तो ये 7 होगा। ये टोटल 5 और ये 7, तो ये गैप कितने का? 2 का। तो तुम फील करोगे सारा का सारा गैप जो अरेंज किया है वो 2-2 मीटर का है। मतलब ये गैप भी आपका कितने का होगा? 2 मीटर का होगा। अच्छा, ये गैप भी आपका 2 मीटर का होगा, ये गैप भी आपका 2 मीटर का होगा। तो सर ये 2 और 2, ये लेंथ 4, हाँ ये लेंथ 4। और सर ये 2 2, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक 4, हाँ ये लेंथ यहाँ से 4। तो ये 4 मीटर और ये 4 मीटर, 90 डिग्री का एंगल। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? तो ये 4 मीटर और ये 4 मीटर को पाइथागोरस थ्योरम से ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4√2। तो डिस्प्लेसमेंट आपका आ जाएगा 4√2। अब ये मत बोलना कैसे ऐड करो यार, ये पाइथागोरस थ्योरम से यूज नहीं करते हैं आप। 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो √32 हो जाएगा 4√2 मीटर। ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट देखिएगा प्लीज। इफ इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2,6,9, मतलब एक्स वाई जेड स्पेस में कहीं ऑब्जेक्ट है। पहले तुम एग्जांपल एक्स वाई प्लेन का ले लेते हैं। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहां पे ऑब्जेक्ट है ए पे, सर ठीक है। और ऑब्जेक्ट चला इस रास्ते से, मतलब एकदम युगांडा होते हुए फिर नेपाल आया, नेपाल से अफगानिस्तान गया, अफगानिस्तान से पाकिस्तान गया और फिर पाकिस्तान से वापस आ गया भारत में, गुजरात में, और चला यहां से था दिल्ली से तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैं इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दूंगा। तो सर असल में इसका डिस्प्लेसमेंट बस इतना हुआ कि हाँ देखो ना, डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है? कितना डिस्प्लेस हुआ इनिशियल और फाइनल पोजीशन, वो कितना चला उससे कोई मतलब नहीं। अगर मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है x1, y1 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है x2, y2, तो इनिशियल पोजीशन इसका ये है और फाइनल पोजीशन ये है। इस रास्ते से ऐसे ऐसे घूम के गया है। तुम्हें डिस्टेंस निकालने के लिए बोला जाएगा तो मैं इस पूरे रास्ते के लेंथ को काउंट करूंगा, जो कि बहुत ज्यादा है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालने को बोला जाएगा तो मैं ए पॉइंट और बी पॉइंट को एक लाइन से मिला दूंगा, उसका लेंथ निकाल लूंगा। तो सर इसका आप लेंथ निकाल कैसे सकते हो? तो ये मैंने ग्राफ पढ़ाते हुए आपको पूरा पढ़ाया, लेकिन फिर भी मैं यहां समझा देता हूं। ये लेंथ निकालने के लिए मैं क्या ये बेस मान लेता हूं। सर ये इसका लेंथ और इसका लेंथ आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? तो बेटा एक बात बताइए, y2 का क्या मतलब होता है कि ओरिजिन से y2 का क्या मतलब होता है? ओरिजिन से ये वाला कोऑर्डिनेट y में कितने लेंथ पे है, तो ये हो गया आपका y2, और इधर y1 है तो यहां से यहां के लेंथ का हो गया ये y1, तो ये पूरा y2, ये y1, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा y2 माइनस y1। बेटा यहां पे फील करिएगा कि मैं x1 बोल रहा हूं। x1 का क्या मतलब है? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, कोऑर्डिनेट है x1। इसका मतलब है कि ओरिजिन से x में इसकी लेंथ है x1 और ओरिजिन से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2, मतलब x एक्सिस में ये x2 डिस्टेंस में। तो ये गैप कितने का होगा? ये x2 से x1 घटा दोगे तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1। सर ठीक है। तो बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, एंगल ये 90 डिग्री होता है एग्जैक्टली x और y में। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम ये हाइपोटेन्यूज निकाल देंगे, यही हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट रूट अंडर बेस का प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, मतलब y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। y2 माइनस y1 को हम कह सकते हैं डेल्टा x सॉरी x2 माइनस x1 को कह सकते हैं हम डेल्टा x का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा y का होल स्क्वायर। दैट्स इट। अगर तुम्हें सिर्फ बता दे कि इनिशियल पॉइंट है x1, y1 और फाइनल पॉइंट है x2, y2 और डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो आपको बस यही फॉर्मूला लगाना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। असल में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सर वो स्ट्रेट लाइन होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का लेंथ होता है। तो मैंने आपको बताया था ना, जब भी आप किसी भी स्ट्रेट लाइन के 2 पॉइंट के बीच में लेंथ निकालना चाहते हो तो ये फॉर्मूला होता है। हाँ सर, स्ट्रेट लाइन के 2 पॉइंट के बीच में ना था, हाँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसी भी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाएगा, उसको एक स्ट्रेट लाइन से मिला दो और उस स्ट्रेट लाइन पे 2 पॉइंट होंगे, एक इनिशियल और एक फाइनल को रिप्रेजेंट करेगा। और डिस्प्लेसमेंट भी स्ट्रेट लाइन होता है, इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच का जो मिनिमम शॉर्टेस्ट लेंथ होता है उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो किसी भी 2 पॉइंट के बीच में जो हमने डिस्टेंस निकालना आपको ग्राफ में भी सिखाया था, ठीक इसी तरीके से वो एक्चुअल में यहां पे डिस्प्लेसमेंट को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो पाथ टेकन होता ही नहीं ना, डिस्प्लेसमेंट पाथ टेकन होता ही नहीं है। सर क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट और इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो स्ट्रेट लाइन लेंथ होता है।
और मैं यही कह सकता हूं ना कि मान लो एक स्ट्रेट लाइन है ऐसा, इस स्ट्रेट लाइन के बीच में ये एक बी पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों के बीच का लेंथ निकालना है, यही तो डिस्प्लेसमेंट होगा। सर यहां पे आपने स्ट्रेट लाइन बना दिया, ऐसा भी तो हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन कहीं ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो। अब बताओ तो 2 पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? तो ए पॉइंट है, मान लो इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन भी है। अच्छा सर आप यहां पे स्ट्रेट लाइन पे फाइनल इनिशियल पोजीशन ले लो। आप एक बात बताओ कि मान लो इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन बी है, अब कैसे निकालोगे? तो मैं दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिला दूंगा ना, ऐसे मिला दूंगा। कुछ इसका कोऑर्डिनेट हमें दिया है, इसका कोऑर्डिनेट दिया है, ये कोऑर्डिनेट दिया है, इसका लेंथ हम निकाल लेंगे, x2 माइनस y2 प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सर अगर ऑब्जेक्ट कुछ x में भी चला, y में भी चला और z में भी चला तो कोई बात नहीं। मान लो ऑब्जेक्ट पहले x में यहां से यहां तक गया होगा, यहां तक गया होगा, एग्जाम्पल बता रहा हूं, असल में पाथ तो ऐसे है, और कुछ z पे यहां गया, तो अब कैसे निकालोगे सर? तो इनिशियल पॉइंट यहां और फाइनल पॉइंट है, एक लाइन लगा दूंगा ऐसे, तो सर उसका लेंथ कैसे होगा? तो आपको पता है ना कि ये और ये एक दूसरे से 90 डिग्री पे, हाँ, और ये भी इससे और इससे दोनों से 90 डिग्री पे, हाँ। तो पहले पाइथागोरस थ्योरम से एक्स एक्सिस वाला और वाई एक्सिस वाले का ये लेंथ निकाल लो, और उसके बाद इस दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। नहीं समझ आया? यहां पे फील करो मैं क्या बोल रहा हूं। कई बार ऐसे सवाल होते हैं कि ऑब्जेक्ट एक्स में कुछ डिस्प्लेसमेंट चला डेल्टा एक्स चला, कुछ वाई में चला डिस्प्लेसमेंट डेल्टा वाई, और कुछ जेड में चला। जेड का मतलब ऐसा भी हो सकता है ईस्ट में गया, नॉर्थ में गया और वर्टिकली अपवर्ड, मतलब ऊपर की तरफ। जैसे मान लो ये प्लेन है, मैं जहां खड़ा वो प्लेन है, मैं थोड़ा आगे गया, थोड़ा इधर गया और थोड़ा ऊपर गया, यही हुआ ना यार। ये जैसे मान लो मैं आगे आया, थोड़ा इधर आया और ऊपर गया, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि पहले हम पाइथागोरस थ्योरम इस दोनों में लगा लेंगे। ठीक है सर, लगा लिया, तो ये आ जाएगा रूट अंडर डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का होल स्क्वायर। अब मान लो ऑब्जेक्ट यहां पे, तो ये हो गया तुम्हारा डेल्टा जेड, हो गया सर डेल्टा जेड। अब ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन, इसको एक लाइन से मिला दूंगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर, ये लेंथ हमें निकालना है, तो क्या लगाऊंगा? इन दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा। हाँ ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट होगा रूट अंडर बेस तुम्हारा हो गया डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई का होल स्क्वायर। एक मिनट ऐसे देखो, ये हो गया तुम्हारा एक्स और वाई का नेट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसका होल स्क्वायर करोगे तो अंदर में किसका होल स्क्वायर करोगे तो इसका होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म बचेगा एज इट इज। तो डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का होल स्क्वायर, असल में ये है ना डिस्प्लेसमेंट, रूट भी है इसके साथ, तो इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये आएगा प्लस डेल्टा जेड का होल स्क्वायर, ये बचेगा। तो इनफैक्ट मैं तो ये कहना चाहता हूं कि तुम्हें इतना दिमाग नहीं लगाना, तुम्हें बस ये समझना, फील करने के लिए मैंने बताया। तुम्हें ये करना है कि अगर 2 है डेल्टा एक्स डेल्टा वाई तो डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का होल स्क्वायर, अगर 3 है तो डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई प्लस डेल्टा जेड का होल स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत ईजी है। देखिए ना, ये रूट है ना बेटा, जब इसका ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अब बेस का होल स्क्वायर, तो रूट अंडर में समथिंग का होल स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा आपका, ये डिस्प्लेसमेंट आपका बनेगा रूट अंडर, ये डिस्प्लेसमेंट आपका पूरा बनेगा रूट अंडर जिसका होल स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा सिर्फ डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड का होल स्क्वायर का टोटल रूट, तभी तो ये हाइपोटेन्यूस आएगा यहां से यहां तक। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, मैं तो बस फील करने के लिए ऐसा लिख रहा हूं। जैसा आपने एक्स और वाई के लिए फॉर्मूला लगाया उसी तरीके से सेम आप वाई एंड जेड के लिए भी आप फॉर्मूला लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक्स वाई जेड तीनों के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए। जैसे यहां पे सवाल है, ऑब्जेक्ट मूव 6 मीटर इन ईस्ट। अब ये क्या कह रहा है देखिए, एक्चुअल में मान लीजिए कि कहीं आप ओरिजिन पे यहां पे हैं, अब ये कह रहा है, फील करिएगा बेटा, बहुत इजी है। ऑब्जेक्ट मूव 6 मीटर इन ईस्ट, तो 6 मीटर ईस्ट में गया ऑब्जेक्ट। ठीक है सर, 6 मीटर ईस्ट में गया है। देन 8 मीटर इन नॉर्थ, देन 8 मीटर इन नॉर्थ, 8 मीटर नॉर्थ में गया है, 8 मीटर नॉर्थ में गया, एंड 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। इसका क्या मतलब है? ये 6 आगे, 8 ऊपर और 10 इधर। ये इससे 90 डिग्री पे, ये इससे 90 डिग्री पे है। इन दोनों का जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा ये आएगा। अब ये कितना आएगा बताओ, यहां से तुम फील कर सकते हो कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा। तो 6 और 8 90 डिग्री सम करेंगे तो 10 आएगा। करके दिखाता हूं, ये डिस्प्लेसमेंट 10 आएगा। कैसे? यहां से यहां तक का लेंथ जो आएगा कितना आएगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा रूट अंडर 8 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर। 8 का होल स्क्वायर 64, 6 का होल स्क्वायर 36। 36 plus 84 is root 100. Root 100 is 10. Root 100 is 10 meter. 10 meter. Root 100 is 10 meter. बहुत इजी है।
हाँ सर, बहुत इजी। अब मान लो ऑब्जेक्ट यहां, इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट अभी निकाला, नेट मान लो ऑब्जेक्ट यहां पे होता तो यहां से यहां गया, यहां से आ गया, यहां पे होता तो अब यहां आ गया, तो ये लाइन का हमें लेंथ चाहिए, तो ये होगा तुम्हारा बेस और ये होगा परपेंडिकुलर, ये हमें निकालना है। ये कितना चला, ये 10 चला है, तो क्या करोगे, ये 10 और ये 10, इन दोनों का 90 डिग्री पे पाइथागोरस थ्योरम से सम निकालना है, तो कितना हो जाएगा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो इस 10 का बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, तो बताओ कितना होगा, ये होगा 10 का होल स्क्वायर 100, 100 तो 200, 200 को लिख सकता हूं 100 मल्टीप्लाई 2, 200 को क्या लिख सकता हूं 100 मल्टीप्लाई 2, तो इस जगह 2√10 मीटर इज करेक्ट आंसर। और मैं आपको कह रहा हूं कि सब मिटा दो, सब मिटा दो, सब मिटा दो। सर कैसे निकालेंगे, अब सुनो क्या कह रहा है, 6 मीटर ईस्ट मतलब 6 मीटर आगे चला, ईस्ट में गया, ठीक है। 10 मीटर नॉर्थ, तो 10 मीटर नॉर्थ में गया, अगर आप इसको कहते हो ईस्ट तो ये हो जाएगा वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, इधर गया है 10 मीटर, सॉरी 8 मीटर इन नॉर्थ, 8 मीटर इन नॉर्थ और 10 मीटर इन वर्टिकली अपवर्ड, तो ये हो गया आपका डेल्टा एक्स, एक्स में इतना चला, वाई में इतना चला और यहां से जेड में ऊपर की तरफ डॉट लिख देता हूं 10 मीटर चला। अब हमें नेक्स्ट एक्स वाई जेड में ऑब्जेक्ट चला एक लाइन पे ही रेक्टिलिनियर मोशन किया है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा रूट अंडर डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड का होल स्क्वायर। 6 का होल स्क्वायर 36, 8 का होल स्क्वायर 64, 36 प्लस 64 100 प्लस 10 का होल स्क्वायर 100, 200, रूट अंडर 200 इज 10√2 इज करेक्ट आंसर। तो पहले वाला मेथड मैंने आपको फील कराने के लिए कराया था। अब आईआईटी 2014 में एक सवाल पूछा था जो बहुत ही फेमस सवाल है, क्या है सवाल, ध्यान से देखिएगा। ऑब्जेक्ट मूव्स 30 मीटर इन नॉर्थ, 30 मीटर नॉर्थ में चला, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक टॉपिक नहीं है जो यहां पे है, ये पूरे फिजिक्स में काम आता रहेगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ऑब्जेक्ट मूव 30 मीटर इन नॉर्थ एंड देन 20 मीटर इन ईस्ट, जहां पहुंचा वहां से 20 मीटर ईस्ट में गया, चलो ठीक है 20 मीटर ईस्ट में गया, एंड देन 30√2 साउथ वेस्ट। अब भाई साहब ये साउथ में गया कि वेस्ट में गया, ये कैसे पता लगाएंगे, ये कह रहा 30 मीटर नॉर्थ, तो गया नॉर्थ में ना, यहां पे मान लो ओरिजिन पे था, ऊपर गया 30 मीटर नॉर्थ में, सॉरी ऊपर नहीं, आगे ऐसे गया, देखो ना ये ऐसा प्लेन नहीं ना, वर्टिकल बोर्ड है, तो मैं ये कह रहा हूं कि मान लो ये अर्थ है, ये रहा आपका ईस्ट, ये रहा आपका वेस्ट, ये रहा आपका नॉर्थ, ये रहा आपका साउथ, है ना। तो देखो कहां गया, तो 30 मीटर गया नॉर्थ में, 30 मीटर नॉर्थ लिखा है मतलब 30 मीटर नॉर्थ है, 20 मीटर ईस्ट लिखा है मतलब 20 मीटर ईस्ट में गया, आगे की तरफ 20 मीटर यहां गया, देन 30√2 साउथ वेस्ट। अब 30√2 साउथ वेस्ट का क्या मतलब है, साउथ वेस्ट का क्या मतलब है, साउथ में कि वेस्ट में, तो ऐसे जब स्टेटमेंट लिखे हो, हालांकि मैं वेक्टर में आपको पूरा पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा, डायरेक्शन समझना, लेकिन अगर ऐसा लिखा हो तो आप बनेंगे साउथ और वेस्ट के बीच में, एग्जैक्टली बिटवीन साउथ वेस्ट, एग्जैक्टली बिटवीन साउथ वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में, एग्जैक्टली बीच में गया है, बीच में गया है सर, बीच में गया है कहने का मतलब ये रहा आपका साउथ, ये रहा आपका वेस्ट, एग्जैक्टली बीच में गया। दोनों के बीच में कितने एंगल होता है साउथ और वेस्ट में, 90 डिग्री, तो ये 45 डिग्री पे गया है 30√2, 45 डिग्री पे गया है 30√2, अच्छा 45 डिग्री पे गया है 30√2, ओके सर, मतलब यहां पे ये आपका साउथ है और ये आपका पीछे की तरफ वेस्ट है, तो इधर गया है कहीं 30√2, हाँ ये गया है कहीं 30√2। अब कैसे निकालोगे डिस्प्लेसमेंट, तो इसके दो मेथड है, एक बहुत ही लेंथी मेथड जो किताबों में होते हैं, दूसरा एक एमआर स्टार। क्या कहता है एमआर स्टार, सुनना एकदम जोरदार तरीका से बता रहा हूं। तुम्हें बोला कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव 30 मीटर नॉर्थ, तो 30 मीटर नॉर्थ बना लो, 30 मीटर नॉर्थ को तुम कह सकते हो कि ऊपर की तरफ 30 मीटर इधर गया, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस के लॉन्ग 30 मीटर गया, और 20 मीटर ईस्ट, तो 20 मीटर ईस्ट गया, ये बना लो 20 मीटर ईस्ट। सर वो यहां से गया ना 20 मीटर ईस्ट, मुझे क्या मतलब है, मुझे तो ये पता करना ना कि y में कितना गया, x में कितना गया, तो ओरिजिन से बनाओ ना, x में कितना गया, x में 20 मीटर गया, बात खत्म। काहे मजदूरी क्यों कर रहे हो, जो किताबों में लिखा होगा करना जरूरी नहीं है, किताबों में इसका सॉल्यूशन देख लेना, 6-7 लाइन में होगा, मैं कुछ नहीं करूंगा सीधा आंसर लिख दूंगा। सर आप यहां क्यों नहीं बना रहे हो, नहीं बनाऊंगा मैं, तू क्या कहना चाह रहा है कि आगे की तरफ x में 20 मीटर चला, यही समझाना चाह रहा है ना, और ये 90 डिग्री पे गया, तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो मैं यहां से ओरिजिन से बनाऊंगा, 20 मीटर आगे गया बस, और जहां भी होगा वहां से 30√2 साउथ वेस्ट गया है, मतलब ये रहा 30√2, 45 डिग्री पे, हाँ सर 45 डिग्री पे 30√2, एकदम सही बात है सर ये तो। अब सुनना,
y में इतना गया, x में इतना गया और ये गया 30√2 इधर। अब एक बात बताओ, मान लो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लूँ मैं, ये 45 डिग्री है, तो cos 45 को मैं क्या लिखूँ? हालांकि तुम ट्रायंगल क्यों बनाओ, तुमने फिजिक्स में वेक्टर में पूरा पढ़ाऊंगा डिटेल में, लेकिन कंपोनेंट लेना तो जानते होगे ना कि जिधर एंगल होता है उधर cos कंपोनेंट लेते हैं, थोड़ा बहुत तो कंपोनेंट जानते होंगे। हाँ सर, तो इस 30√2 का ये कंपोनेंट लूंगा तो कितना हो जाएगा? 30√2 cos 45। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो √2 से ये √2 कैंसिल होगा तो 30 बचेगा। इसका मतलब हो गया कि ये 30 मीटर आएगा। ये अगर 30√2 है तो क्रॉसपॉन्डिंग ये लेंथ 30 आएगा और ये लेंथ भी 30 आएगा, क्योंकि sin 45 भी उतना ही होता है। सर ठीक है, ये 30 मीटर आएगा। तो ऊपर बोलो कितना गया? 30 मीटर। नीचे कितना गया? 30 मीटर। y में डिस्प्लेसमेंट कैंसिल। आगे कितना गया? 20 मीटर। पीछे कितना गया? 30 मीटर। तो आंसर क्या आएगा? 10 मीटर वेस्ट। 10 मीटर वेस्ट। आप 11-12 पढ़ चुके हैं बेटा, ऐसा नहीं करिए आप। 11-12 सर, अभी बच्चे बोलेंगे सर हमने नहीं पढ़ा है 11-12, सर हमने नहीं पढ़ा है, सर ऐसे क्यों कर रहे हो सर, हमने 11-12 नहीं पढ़ा है, हमने बिल्कुल भी 11-12 नहीं पढ़ा है। मानस चौहान, बहुत सही बेटा, बिल्कुल 9th क्लास के बेसिक से करा रहे हो सर। जगदीप, योर टीचिंग स्टाइल इज ऑसम। बहुत सही, जोरदार बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐप नहीं चल रहा तो चल जाएगा, इतना परेशान होने की क्या जरूरत है। ऐप ओपन नहीं हो रहा। रज्जाक साहब, लास्ट क्वेश्चन का आंसर ए होगा, बिल्कुल ए होगा। लास्ट क्वेश्चन का आंसर ए होगा। ईस्ट और वेस्ट, एमआर सर इज बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टर डॉक्टर, सर इनका है कि सर अगर अप्रैल में सिलेबस खत्म होगा तो रिवीजन कब करेंगे? भाई दादा ये तो समस्या है बेटा, तुम प्रेजेंट में जीते नहीं हो, फ्यूचर में चले जाते हो, चिंता क्यों कर रहे हो इतना? एग्जाम कब होगा वो आपको पता है क्या? सर आपको भी तो नहीं पता है। रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है, मैं मानता हूं, लेकिन मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना गलत होता है। सर ऐसे कैसे कह रहे हो, रिवीजन तो जितनी बार करो उतना अच्छा है। नहीं, मेरा कंसेप्ट थोड़ा उल्टा है और इसको लिख लेना एक जगह पे। तुमसे बोले ना कि मैंने इसको 20 बार रिवीजन किया, तुमसे पूछना कि क्या पहली बार में समझ नहीं आया था कि तुम्हें 20 बार पढ़ने की जरूरत पड़ी? अगर चीज़ें आपको पहली बार में एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ आ जाए ना, तो उसको रिवीजन करना उतना आसान होता है। और अभी से बेटा, अभी से एक चीज़ की आदत डाल लो। थैंक यू कि आपने सवाल पूछा, मुझे याद आ गया। अभी से एक चीज़ की आदत डाल लो। सर बताओ क्या, डीपीपी हो या नोट्स हो, जो क्वेश्चन में आप गलती कर रहे हो पहले टाइम पे, या जिस क्वेश्चन को करते समय आपको पहले टाइम में या मेरे से समझ नहीं आओ, लेक्चर को दोबारा देखा हो या आपको मुश्किल लगा हो, वहां पे लिख लो स्टार मार्क, ऐसे ऐसे स्टार लगा लो। और जब रिवीजन करो ना तो उसी को रिवीजन करना। अब ये थोड़ी रिवीजन करेगा कि डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि तुम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझो, या तुम रिवीजन का मतलब ये नहीं है, रिवीजन का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि तुम ये वाला सवाल करो। रिवीजन का मतलब ये नहीं कि तुम ये वाला सवाल फिर से देखो। रिवीजन का मतलब ये है कि तुम ये वाला सवाल देखो। रिवीजन का मतलब ये है कि ये वाला सवाल नहीं देखो। ये तुम्हें समझ आ गया था कि बिल्कुल अच्छे से। रिवीजन का मतलब ये नहीं कि तुम ये वाला सवाल देखो, रिवीजन का मतलब है कि तुम ये वाला सवाल देखो। तो पहले से ही स्टार मार्क लगा लिया करो कि रिवीजन करते समय हमें ये करना है, और बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर मेहनत करके पढ़ो। जितना अच्छे से तुम पढ़ोगे ना उतना कम रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी, और जितने अच्छे से पढ़ोगे ना उतना जल्दी रिवीजन हो जाएगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है। रिवीजन करने का क्या मतलब, दोबारा पढ़ना क्या? कोई तुमसे बोले ना 14 बार रिवीजन कर ली, बच्चे कहते हैं हमने तो 6 बार रिवीजन कर लिया। तू गधा है, क्या जरूरत है 6 बार रिवीजन करने की भाई? और अभी भी तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं, 7वीं बार और करेगा, काहे इतना परेशान हो रहे हो? एक बार में इतना जोरदार पढ़ो ना। चलो, और दूसरी बात, जब भी तुम्हें कोई सवाल मुश्किल लगे तो उसको दोबारा जरूर सॉल्व कर लिया करो। रफ में करो, फेयर में करो, दोबारा जरूर सॉल्व कर लिया करो, वो आसान हो जाता है। मैंने तुम्हें हमारे स्टार क्या बताया, किताबों में अलग तरीके से करते हैं। किताबों में ऐसे करते हैं कि वो बोला कि पहले 30 मीटर नॉर्थ गया तो 30 मीटर नॉर्थ गया, ठीक है 30 मीटर नॉर्थ गया। फिर कहते हैं कि 20 मीटर ईस्ट गया तो यहां से ईस्ट बनाते। कभी भी ऐसे मत करना। 20 इधर गया 30 मीटर, ठीक है, इधर गया ना 20 मीटर, ठीक है, और इधर गया 30√2, ठीक है।
अब मैं कहना चाह रहा कि इधर गया 30 ओके, इधर गया 20 ओके, और इधर गया 30√2। क्यों 30√2 बीच में गया? क्योंकि साउथ वेस्ट लिखा है तो हम बीच में मानेंगे, नॉर्थ वेस्ट लिखा तो नॉर्थ वेस्ट के बीच में मानेंगे, ईस्ट साउथ लिखा तो ईस्ट और साउथ के बीच में मानेंगे। तो इसका ये कंपोनेंट हो गया 30 और ये कंपोनेंट हो गया 30। ऊपर 30 नीचे 30 कैंसल, पीछे 30 आगे 20, तो नेट डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर वेस्ट आंसर। आईटी का सवाल है, आईटी का सवाल है। मजे आए कि नहीं है? अब बताओ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑन अ सर्कुलर पाथ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑन अ सर्कुलर पाथ। एक काम करता हूं, ये मिटा देता हूं। क्यों सर, क्यों सर, क्यों सर? क्योंकि मैं पूरे फील्ड के साथ आपको कराऊंगा तो मुझे डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, डायग्राम थोड़ा सा बढ़िया बनाना पड़ेगा। लो भैया सर, इतना जोरदार डायग्राम। हाँ, अब देखो, मान लो ऑब्जेक्ट कहीं यहां पे, और साहब वो दौड़ना शुरू किया ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, और दौड़ते 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 यहां पहुंचा। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? डिस्टेंस को मतलब ही नहीं कि कहां जा रहे हो, डिस्टेंस को मतलब है कि तुमने कितना संघर्ष किया सर्कमफ्रेंस में, यहां से इतना 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 इतना। टोटल पाथ का लेंथ काउंट करके हम डिस्टेंस निकालेंगे। मान लीजिए इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो था आपका r, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये रेडियस है r। यहां से यहां तक चलते 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 जिसने जितना एंगल चल दिया वो है थीटा, ये सेंटर। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? तो डिस्टेंस इज नथिंग बट सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, मतलब आर्क लेंथ। डिस्टेंस इज नथिंग बट आर्क लेंथ, डिस्टेंस इज नथिंग बट आर्क लेंथ। इस आर्क के लेंथ को ही हम क्या कहेंगे? इस आर्क के लेंथ को ही हम कहेंगे डिस्टेंस। आर्क के लेंथ को हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस। आर्क लेंथ को ही हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस। सिर्फ कितना होगा डिस्टेंस? डिस्टेंस इज नथिंग बट आर थीटा, आर्क का लेंथ। और ये तो थीटा की डेफिनेशन भी मैंने बताया था, आर्क का लेंथ। तो डिस्टेंस इज नथिंग बट आर थीटा। तो जितना थीटा चलेगा उसके हिसाब से हम आर्क लेंथ निकाल लेंगे। सर अगर चलते चलते पूरा एक चक्कर चल लिया तो पूरे एक रोटेशन का सर्कमफ्रेंस होता है 2πr। ठीक है, मैंने बताया था। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट असल में संघर्ष को तो दिखाता नहीं है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? तो इनिशियल कहां था? यहां पे, और फाइनल कहां है? यहां पे। एक स्ट्रेट लाइन बना दो। सर गजब कर रहे हो सर आप, डिस्प्लेसमेंट तो अलग ही चीज है यार। ऑब्जेक्ट जहां चला उसको तो बताता नहीं बताता। जो ऑब्जेक्ट जहां चला ना उसको बताता ही नहीं। किसको बताता है? वो बताता है बस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन के लेंथ को। सर ये लेंथ आप कैसे निकालेंगे? बड़ा आसान तरीका है। सर बताओ, बड़ा आसान तरीका है। एक लाइन यहां से ऐसे बना लो। ठीक है सर, बना लिया है ना। एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिया मैंने, अपनी मर्जी थी मेरी, कर लिया मैंने। ठीक है, हम कहां कुछ कह रहे हैं सर, कर लो कोई बात नहीं, बीच में एग्जैक्टली। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? सर ये एंगल हो जाएगा θ/2। ठीक है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि एक ट्रायंगल है ये, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ सर ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का ये क्या है? सर एंगल हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच बनता है। तो ये हो गया तुम्हारा हाइपोटेन्यूज, और ये हो गया बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो क्या मैं ये लेंथ निकाल सकता हूं? ये परपेंडिकुलर ही तो हो गया। कैसे निकाल सकता हूं मैं यहां से यहां तक का लेंथ? तो आप साइन थीटा लिख लो। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो ना ये साइन थीटा, अरे साइन θ/2 है, सॉरी साइन θ/2। हाँ, तो साइन θ/2 को क्या लिख सकता हूँ? ये ट्रायंगल बन गया ना ये रामलाल, ये और ये। तो साइन θ/2 क्या होगा? क्योंकि पूरा एंगल थीटा था, ऑब्जेक्ट कितना एंगल ट्रेवल किया है? तो यहां से यहां तक टोटल एंगल ट्रेवल किया उसने थीटा, उसको मैंने आधा बांट लिया है। तो आधा क्या हो जाएगा? θ/2। तो साइन θ/2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर P और हाइपोटेन्यूज R। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R साइन θ/2। सर एकदम ही बेसिक से समझा रहे हो सर आप। हाँ, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो क्या ये लेंथ डिस्प्लेसमेंट? नहीं सर, ये पूरे लेंथ का आधा है, क्योंकि एंगल आधा बांटा है, आधा लेंथ पे ड्रॉ किया। तो ये आधा और ये आधा, तो ये P तो ये भी P। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट A से B तक हो जाएगा 2P। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका 2P। दैट्स मीन्स 2P की वैल्यू R साइन θ/2, 2R साइन θ/2। इसको रख लीजिए, मैंने तो प्रूफ किया ना, इसको रख लीजिए। सर इसको रट्टा लगाना है का? हाँ, रट्टा लगा लीजिए। सर्कुलर पाथ पे जब भी ऑब्जेक्ट चलता है, अगर वो थीटा एंगल आप ट्रेवल कर गया, चलते चलते थीटा एंगल से घूम गया सर्कुलर पाथ पे, तो उसका डिस्टेंस हो जाएगा r थीटा, एंड डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा
2r sin थीटा बाई 2। अब इसको मैं सवाल में करके आपको दिखाता हूं। सवाल में कैसे दिखाऊंगा, तो यहां पे देखिएगा सवाल इस पे कैसे पूछे जा सकते हैं। सवाल ऐसे पूछे जा सकते हैं, मान लो ये सर्कुलर पाथ है, यहां से ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया, यहां से एग्जैक्टली एक्स एक्सिस से, और यहां से चलते चलते भागते 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 यहां पहुंचा, 1/4 सर्कुलर पाथ कंप्लीट किया। कितना कंप्लीट किया बेटा? 1/4 सर्कुलर पाथ। ए से भागते 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 कहां पे पहुंचा? बी पे। ये 90 डिग्री है, ये है ओरिजिन 0,0। ए से भागते 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 बी पे पहुंचे। कितने डिग्री से घूम गए? 90 डिग्री से। तो कितना होगा इसका डिस्टेंस? अब दो तरीके से मैं सवाल सॉल्व कराऊंगा आपसे। डिस्टेंस कितना होगा? तो अगर ये पूरे सर्कल का 1/4 पार्ट कंप्लीट किया, पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2πr। पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस नहीं जानता बे, उसका 1/4 पार्ट। तो ये 4 2 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा πr/2। हाँ सर, ये तो ठीक है। दूसरा तरीका, डिस्टेंस इज नथिंग बट आर्क लेंथ। डिस्टेंस इज नथिंग बट आर्क लेंथ। आर्क लेंथ क्या होता है? आर थीटा। आर की वैल्यू आर, और थीटा कितना रख दूंगा सर? 90 डिग्री नहीं, जब अकेला थीटा हो तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, और 90 डिग्री π/2 रेडियन। अब ये भी नहीं समझ आएगा, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 90 डिग्री मतलब π/2 रेडियन, तो π/2। तो बताओ कितना हो गया? πr/2। बताओ कितना है πr/2? दो तरीके से किया। अब ये मैं फील कराने के लिए कि जो फॉर्मूला है वो सही है। यहां पे डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट भी दो तरीके से करेंगे। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला से 2r sin θ/2। 2r sin, बताओ एंगल कितना चला है? टोटल 90 डिग्री से, तो रखो यहां पे 90/2 क्या होगा? 45। और sin 45 कितना होता है? sin 45 होता है 1/√2। तो ये हो जाएगा r/√2। 2r sin 45 होगा 1/√2। तो √2 से ये 2 कैंसिल होगा, तो √2r आ जाएगा, √2r हो जाएगा। दूसरे मेथड से और कराता हूं सर। दूसरे मेथड से कैसे कराओगे? दूसरे मेथड से मुझे डिस्प्लेसमेंट का मतलब पता है कि मुझे इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट का लेंथ निकालना है। हाँ, और मैं यहाँ पे ग्राफ में देख पा रहा हूं कि ये रेडियस और ये भी रेडियस एंगल 90 है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा। बेस आर परपेंडिकुलर आर, तो ये हाइपोटेन्यूज यहां से यहां जो मिलेगा वो भी √2r भी आएगा, तो √2r डिस्प्लेसमेंट है। तो सर डायरेक्ट निकल रहा है, तो इसकी क्या जरूरत है? इसकी जरूरत है। अब जरूरी थोड़ी है कि 90 डिग्री पे ऑब्जेक्ट लगातार हमेशा चले। ऑब्जेक्ट तो किसी भी एंगल पे चल सकता है, ऑब्जेक्ट ऐसे भी चल सकता है। मान लीजिए सर्कुलर पाथ है, आपसे कहा गया ऑब्जेक्ट ए से चला और बी पे गया है, एंगल ट्रेवल किया उसने 60 डिग्री। एंगल कितना ट्रेवल किया बेटा बताइए? एंगल ट्रेवल किया 60 डिग्री। ए से बी पे गया है, एंगल ट्रेवल किया है 60 डिग्री, ऐसे जा रहा, रेडियस है आर। तो डिस्टेंस बताइए कितना चलेगा? डिस्टेंस चलेगा आपका r इंटू थीटा। सर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। 60 डिग्री नहीं रख सकते, रेडियन में कन्वर्ट करिए, तो 60 डिग्री होता है बेटा π/3 रेडियन। π/3 रेडियन। अच्छा, कई समझदार बच्चे होते हैं बेटा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं थोड़ा मेहनत कर लो ना यार। लेक्चर नहीं देखता है, पीडीएफ से रिवाइज कर लेता है। इतने जल्दी में कहा हो भाई? ये होगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 2r sin θ/2। तो 2r sin 60 डिग्री बाई 2, तो ये हो गया आपका 2r sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री होता है बेटा हाफ, तो हाफ से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा r मीटर। सर रेडियन के बराबर, रेडियस के बराबर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। हाँ, रेडियस के बराबर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। क्या कर सकते हैं इसमें? क्या कर सकते हैं इसमें बताओ ना। ठीक है सर, अब मान लो एक सर्कुलर पाथ है, दूसरे पेज पे कर लेते हैं। एक सर्कुलर पाथ है, खूब सही मजे आ रहे हैं सर सर्कुलर पाथ पे, तो खूब मजे आ रहे हैं सर। ए से चला और यहां पहुंच गया, एग्जैक्टली डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट दादा होता है कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिला दो, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर ये ओरिजिन है इसका 0,0, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका सिंपल 2r। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 2r। और डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इस पाथ पे चल रहा, तो इस पाथ पे चल रहा, ध्यान से देखिएगा, इस पाथ पे चल रहा, इस पाथ पे चला है, इस पाथ पे चला है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बताइए? डिस्प्लेसमेंट तो 2r हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिला देंगे। डिस्टेंस हो जाएगा आपका πr। सर πr डायरेक्ट कैसे लिख दिया आपने? r थीटा। थीटा की वैल्यू आप देख सकते हैं, यहां पे था और ऐसे घूम के यहां पहुंच गया, तो कितना एंगल चला है? 180 डिग्री चला है, पाई रेडियन हो जाएगा। या आप कह सकते हो टोटल सर्कमफ्रेंस का आधा चला है। सॉरी यार, मान लो ऑब्जेक्ट यहां से चला, घूमते 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 यहां पहुंच गया। अरे सर कितना चल गया? 120 डिग्री चल गया। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा 2r
साइन 60 डिग्री। सर 60 कैसे लिख दिया, 120 का आधा, तो साइन 60 होता है √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3r आ जाएगा। डिस्टेंस हो जाएगा पाई आर, सॉरी डिस्टेंस हो जाएगा r थीटा। अच्छा, एक एनसीईआरटी का सवाल है। किसका सवाल है बेटा, एनसीईआरटी का सवाल है। अब उसने कुछ नहीं किया, लेकिन बच्चे पता नहीं, एक तो उसने 5 लाइन में सवाल लिखा, ठीक है सर, और क्या किया, और ये किया कि उसने बोला कि ऑब्जेक्ट 0,0 मतलब ओरिजिन से चला है, सेंटर से चला है, और यहाँ पहुंचा है r रेडियस के पास में, और फिर घूमते 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 यहाँ पहुंच गया है B पे, चला है A से और पहुंचा है B पे। तो डिस्टेंस बताइए कितना चला। अरे यार, तो डिस्टेंस चला यार, और ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ कितना हो जाएगा, पाई आर और डिस्प्लेसमेंट कितना चला, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तुम्हारा सिर्फ r। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पोजीशन के रिस्पेक्ट में फाइनल पोजीशन कहाँ है वो बता दो। इनिशियल पोजीशन यहाँ था, फाइनल यहाँ, ये होगा डिस्प्लेसमेंट, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। कोई खास बात नहीं इसमें, कोई खास बात नहीं इसमें। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, एन एथलीट्स कंप्लीट 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r इन 40 सेकेंड। कितने देर में कवर कर रहा है, 40 सेकेंड। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। अब 2 मिनट 20 सेकेंड को अगर मैं सेकेंड्स में कन्वर्ट करूं तो 2 मिनट में कितने सेकेंड होंगे, 120, और 20 मतलब 140 सेकेंड टाइम दिया हुआ है, ठीक है सर। और एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 40 सेकेंड। तो 40 सेकंड में एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर लेगा, नेक्स्ट 40 सेकंड में एक और सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर लेगा, नेक्स्ट 40 सेकंड में एक और सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर लेगा। तो कितने सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर लिए उसने, 3। अच्छा हाँ सर, 3 सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर लिए, 120 सेकंड लगा। अब कितना टाइम रिमेनिंग है, 20 सेकंड और। एकदम बेसिक से कराऊं, देख 40 सेकंड में एक सर्कुलर पाथ, 40 सेकंड में दूसरा सर्कुलर पाथ, 40 सेकंड में तीसरा सर्कुलर पाथ, और टोटल टाइम है 140 सेकंड, 140 सेकंड। तो अब उसको 120 सेकंड के बाद 20 सेकंड और चलना है, तो 40 सेकंड में अगर टोटल पाथ चलता है तो 20 सेकंड में आधा सर्कुलर पाथ चलेगा, ठीक है। तो क्या पूछा है, देन व्हाट विल बी इट्स डिस्प्लेसमेंट, व्हाट विल बी इट्स डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो चलो यहां से मान लो ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया, 40 सेकंड में एक सर्कुलर पाथ, नेक्स्ट 40 सेकंड में एक और सर्कुलर पाथ, नेक्स्ट 40 सेकंड में एक और सर्कुलर पाथ। डिस्प्लेसमेंट बोलो 3 सर्कुलर पाथ में 0, डिस्प्लेसमेंट तो जहां था वहीं पहुंच गया। और अब 20 सेकंड और, तो 20 सेकंड और में यहां से यहां पहुंचेगा, 20 सेकंड और में यहां से यहां पहुंचेगा। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका सिंपल 2r। समझ में आया कि नहीं आया। अ व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर रोल्स forward half a revolution on a horizontal ground, then magnitude of displacement of the point of wheel initially in contact with the ground। अब ये सवाल पढ़ के बच्चे को होता है भयंकर डाउट कि सर ये क्या पूछना चाह रहा है। देखो बेटा क्या पूछना चाह रहा है, एकदम फील करा के आपको कराऊंगा। ये हालांकि रोटेशन का सवाल है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे पूछ लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, इसलिए हम लोग इसको यहीं पे करा देते हैं, है ना। और ये एनसीईआरटी में भी है, तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है। ये सवाल क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है। कलर चेंज करो यार थोड़ा सा। ये एक व्हील है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो अ व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर, चलो रेडियस 1 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं। रोल्स फॉरवर्ड हाफ अ रिवोल्यूशन ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, आधा ही घूमा है सर, पूरा घूम जाता तो, पूरा घूम जाता तो जो पॉइंट कांटेक्ट में उसको मैं P बोल देता हूं। पूरा घूम जाता तो जो पॉइंट कांटेक्ट में फिर से कांटेक्ट में आ जाता, मतलब नीचे ग्राउंड पे आ जाता। अरे पूरा एक बार ऐसे घूमता, ऐसे घूमते हुए जा रहा है, ऐसे घूमते हुए जा रहा है। सर आधा रिवोल्यूशन का मतलब क्या है, आधा रिवोल्यूशन में तुम्हें ऐसा दिखाई देगा। अच्छा मान लो कंप्लीट रिवोल्यूशन की बात अगर मैं करूं ही, तो कंप्लीट रिवोल्यूशन में पार्टिकल पूरा एक चक्कर लगा के यहां पहुंच जाएगा और P पॉइंट फिर से नीचे पहुंच जाएगा। यही होगा ना बेटा, हाँ सर यही होगा। अब ये स्लिप नहीं कर रहा, रेडियस रोल्स फॉरवर्ड मतलब स्लिप नहीं कर रहा। जो आपने पढ़ा होगा रोटेशनल मोशन में, रोल्स फॉरवर्ड मतलब स्लिप करके नहीं चल रहा, ऐसे नहीं चल रहा कि एक सर्कुलर प्लेट हो और वो ऐसे जा रहा हो, ऐसे नहीं जा रहा। वो जा कैसे रहा है बेटा, वो ऐसे जा रहा है, ऐसे घूमते हुए, ऐसे घूमते हुए जा रहा है। तो एक रोटेशन में ये सरकमफ्रेंस पे ऐसे 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 लेटता जाएगा, ऐसे ऐसे लेटता जाएगा, ऐसा लेटता जाएगा। तो ये ऐसे लेंथ, ऐसे लेंथ, ऐसे लेंथ, टोटल कितना लेंथ होगा 2 पाई आर। तो एक रोटेशन में कितना आगे चला जाएगा लेंथ, 2 पाई आर। क्यों, क्योंकि ये सरकमफ्रेंस ही तो लेटता हुआ जा रहा है, तो एक रोटेशन में ऐसे जाएगा तो कितना यहाँ पे ग्राउंड चिपकता जाएगा। देखो सारा सरकमफ्रेंस चिपकता जाएगा, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, देखो ऐसे, देखो ऐसे 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 और ऐसे, फिर से पॉइंट P नीचे आ जाएगा। तो एक रिवोल्यूशन की बात मैंने की है। लेकिन अगर ये सिर्फ आधे रिवोल्यूशन की बात करें,
हाफ रिवॉल्यूशन की बात करें तो आधे रिवॉल्यूशन में पार्टिकल सिर्फ आधा ही लेंथ आगे गया होगा। अगर ये टोटल 2πr जाता है तो आधे रिवॉल्यूशन में कितना आगे गया होगा, सिर्फ πr लेंथ आगे गया होगा। एक रोटेशन में जो पॉइंट कांटेक्ट में था फिर से ये पॉइंट ऊपर चल के यही पे आ जाएगा, तभी तो ये 2πr लेंथ चला है। तो आधे रोटेशन में ये ऊपर रहेगा पी पॉइंट। हाँ, आधे रोटेशन में ये पी पॉइंट ऊपर रहेगा। समझ में आया कि नहीं है? अच्छा सर, अब ये है कि हमें पी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वो किस रास्ते से पे चला है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो किस चीज़ से मतलब है? हमें बस इस चीज़ से मतलब है कि पहले वो कहाँ था, तो ग्राउंड में था, अभी कहाँ है, वो ऊपर है। तो ये लेंथ निकालना है। अब ये लेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं? सर ये लेंथ हम इस तरीके से सोच सकते हैं क्या कि ये ऊपर है तो ग्राउंड से कितना ऊपर होगा, 2r, और कितना आगे गया है तो ये लेंथ आगे गया है। तो ध्यान से अगर तुम सोचो तो तुम्हें साफ साफ दिखाई देगा कि टोटल लेंथ अगर 2πr है एक रोटेशन का, तो आधे रोटेशन में लेंथ गया होगा ये πr। अरे 2πr का आधा, और जमीन से कितना ऊपर है ये पॉइंट, 2r ऊपर है। पूरा एक रोटेशन में तो वो p पॉइंट नीचे आ जाता। तो हमें पाइथागोरस थ्योरम से 2r और πr का, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज निकाल दूं यहां से यहां तक, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट बताइए क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट होगा आपका √πr का होल स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर। और r की वैल्यू तो पहले से ही कह रहा है कि वो 1 मीटर है, तो 2 का होल स्क्वायर ये 4 हो जाएगा, ये पाई स्क्वायर, तो √4 प्लस पाई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हमें डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है नहीं कि ऑब्जेक्ट किस रास्ते से चल के जा रहा है उसको निकालें। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का लेंथ। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच का लेंथ। तो अब आगे देखिए, इफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कुछ इस तरह के सवाल देखिए। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ये दिया हुआ है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन दिया हुआ है 2t + 5, देन फाइंड पोजीशन एट t = 2 सेकेंड, देन फाइंड पोजीशन एट t = 2 सेकेंड। तो एग्जैक्टली 2 सेकेंड पे पोजीशन क्या होगा, एंड डिस्प्लेसमेंट इन 2 = 2 सेकेंड। तो यहां पे थोड़ा सा ग्रामेटिकली और कंसेप्चुअली दो चीजें समझिएगा। एट का मतलब क्या होता है, पर। एट का मतलब होता है पर, और इन का मतलब होता है मे। तो पर का मतलब एग्जैक्टली 2 सेकेंड पे पोजीशन बताओ, तो एक्स पोजीशन ही तो है। तो क्या मैं यहां पे एग्जैक्टली पोजीशन के फॉर्मूले में टाइम को 2 रख दूं, 2 × 2 + 5, तो 5 + 4 ये 9 मीटर आ जाएगा आपका पोजीशन। ये आंसर हो गया पहले पार्ट का। अब दूसरे पार्ट में क्या बोला है, डिस्प्लेसमेंट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन मतलब वो कहां अभी है, और डिस्प्लेसमेंट जहां है उसकी लोकेशन इनिशियल पोजीशन से देख लो। मेरी बात सुनिएगा। पोजीशन का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट जहां पे है, जो कोऑर्डिनेट है, जो वो एक्चुअल जहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, वो उसका लोकेशन फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट से उसका लोकेशन, वो होती है पोजीशन। बच्चे पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट को सेम समझ लेते नहीं, वो होती है पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन की लोकेशन को हम वहां से सब्ट्रैक्ट करते हैं। सर इन 2 सेकेंड मतलब 2 सेकेंड में, 2 सेकेंड में तो इनिशियल टाइम क्या लेंगे सर, फाइनल टाइम तो हमें पता चल गया 2 सेकेंड में, मतलब फाइनल टाइम तो 2 होगा, टाइम को 2 रख देंगे। इनिशियल तो जब कुछ ना दिया हो तो इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम टाइम t = 0। तो t = 2, तो 2 रखोगे यहां पे, तो 2 × 2 4 + 5 9, तो ये हो गया 9 माइनस। अब टाइम को 0 रखोगे, ये पोजीशन का इक्वेशन है मेन, ये पोजीशन है। इस पोजीशन में टाइम को 0 रखोगे तो इनिशियल पोजीशन आ जाएगा। टाइम को 0 रखो तो इनिशियल पोजीशन क्या आ जाएगा, 5, तो इनिशियल पोजीशन यहां पे रखोगे 5। 9 - 5 = 4 मीटर इज योर डिस्प्लेसमेंट। 4 मीटर असल में क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है। फाइनल पोजीशन होगा वहां पे 9 मीटर, ऑब्जेक्ट का फाइनल पोजीशन क्या होगा 9 मीटर। ऐसे नंबर लाइन पे अगर देखोगे तो एग्जैक्टली t = 0 पे ऑब्जेक्ट x = 5 पे है, और t = 2 पे ऑब्जेक्ट x = 9 पे। तो ये इसकी पोजीशन है। लेकिन मेरे से कोई डिस्प्लेसमेंट पूछे तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब तो ये हुआ ना कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन का लेंथ क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। ये उसकी पोजीशन है, ओरिजिन से ये इसकी पोजीशन है। एग्जैक्टली x = 9 आया है 2 सेकेंड पे, मतलब 2 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो 9 मीटर की है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब यहां पे एक और सवाल है, इफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज t² + 2t, x = है t² + 2t, देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट। तो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। जब आप सवाल को सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड। 4 सेकेंड का मतलब है
कि हमें पोजीशन देखनी पड़ेगी t इज इक्वल टू 4 पे, और हमें पोजीशन देखनी पड़ेगी t इज इक्वल टू 0 पे। हमें पोजीशन देखना पड़ेगा t इज इक्वल टू 0 पे। ये हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन। t इज इक्वल टू 4 पे पोजीशन क्या आएगा, तो यहां पे 4 रखो, ये पोजीशन का फॉर्मूला है। इसमें जो भी टाइम रखोगे वहां पे वो पोजीशन बता देगा। तो 4 का होल स्क्वायर क्या होगा 16, और यहां पे 4 मल्टीप्लाई टू 8, 16 प्लस 8 24 है ना। कैलकुलेशन चेक कर लेना, गलती तो नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। 4 का होल स्क्वायर 16। अब टाइम को 0 रखूंगा, तो टाइम 0 रखूंगा तो t स्क्वायर प्लस 2t, ये भी 0 ये भी 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो 24 मीटर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट आ गया इन 4 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड। अब बोला है दूसरा पार्ट, डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड। तो सर 4th सेकेंड का क्या मतलब होगा? 4th सेकेंड का मतलब है कि आप लिखेंगे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन 4th सेकेंड। 4th सेकेंड क्या होता है सर? तो ये मैं थोड़ा सा फील करा दूं, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। 4th सेकेंड असल में होता क्या है? क्रिकेट मैच देखते हो? हाँ सर क्रिकेट तो हमने खूब देखा है। अब क्रिकेट से ही थोड़ा सा लिंक करना, मैं कहता हूं 3rd ओवर। इसका क्या मतलब है? 2 ओवर के बाद जो ओवर शुरू हुआ था वो 3rd ओवर था, और जब तक 3rd ओवर मतलब तीसरे ओवर का लास्ट बॉल नहीं फेंका गया तब तक 3rd ओवर चलता रहा। तो 3rd ओवर इज एन इंटरवल विच स्टार्टिंग फ्रॉम 2 ओवर टू 3 ओवर। मैं अगर पूछूं कि बताओ 5th ओवर में कितना रन बना है, तो एक्जैक्टली 5वें ओवर में जो रन बना है वो बताओगे। अब टाइम का भी स्केल होता है, जैसे मैंने यहां पे लिखा टाइम, तो निगेटिव में होता नहीं, 0 से शुरू होगा। टाइम 1, टाइम 2, टाइम 3, टाइम 4, टाइम 5। तो ये बेटा जो मैंने टाइम लिखा है ये एक्जैक्टली सेकेंड्स में 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। अगर मैं बोलूं एट 5 सेकेंड, एट 5 सेकेंड का क्या मतलब है? एट 5 सेकेंड, एट 5 सेकेंड का मतलब एक्जैक्टली 5 सेकेंड वाला टाइम। एट 3 सेकेंड का क्या मतलब? एक्जैक्टली 3 सेकेंड वाला टाइम। एट 2 सेकेंड का क्या मतलब? एक्जैक्टली 2 सेकेंड वाला टाइम। ठीक है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ 3rd सेकेंड? 3rd सेकेंड बेटा ये हुआ, ये है आपका 3rd सेकेंड। 3rd सेकेंड 3 सेकेंड, ये 3 सेकेंड। 3rd सेकेंड ये 3rd सेकेंड। 1st सेकेंड ये 1st सेकेंड है, पहला 1 सेकेंड। दूसरा सेकेंड, सेकेंड सेकेंड। 4th सेकेंड ये आपका 4th सेकेंड। 5th सेकेंड ये आपका 5th सेकेंड। एकदम बेसिक से फील करिए। 5th सेकेंड का मतलब क्या है? 4 से 5 के बीच का टाइम। तो मैं तुम्हें कह रहा हूं कि 4th सेकेंड में ऑब्जेक्ट कितना चला है, तो 4th सेकेंड में ऑब्जेक्ट मतलब 3 सेकेंड में ऑब्जेक्ट कहां था और 4 सेकेंड में ऑब्जेक्ट कहां था। ये हो गया तुम्हारा 4th सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट। देखो जैसे मैं टाइम को लिखता हूं ना, उसके ऊपर टोपी में लग दूं 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th। जैसे मैं बोलूं 23rd सेकेंड, तो भले ही बड़ा भारी वर्ड बोल रहा हूं 23rd सेकेंड, लेकिन है एक ही सेकेंड, 22 से 23 के बीच का टाइम। तो यहां पे बोला मैंने 4th सेकेंड, इसका मतलब यह है कि एग्जैक्टली 4 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच के पोजीशन का डिफरेंस। 4 सेकेंड पे तो ये 24 आया है, और 3 रखूंगा तो यहां पे पोजीशन में 3 रखू तो 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 3 मल्टीप्लाई टू 6, 9 प्लस 6 15, तो 24 माइनस 15 बताओ कितना हो जाएगा? 9 मीटर इज योर करेक्ट आंसर। 9 मीटर इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा। अब थोड़ा ग्राफिकल फील, वैसे मैं ग्राफ आपको सेपरेट पूरा काइनेमेटिक्स का एक साथ पढ़ाऊंगा, लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का थोड़ा सा ग्राफ हम पढ़ लेते हैं। मान लीजिए ये पोजीशन है और ये मैंने टाइम लिखा, ठीक है सर। अब ऑब्जेक्ट ए का पोजीशन टाइम ग्राफ ये दिया हुआ है। किसका? ऑब्जेक्ट ए का। कौन सा ग्राफ? पोजीशन टाइम ग्राफ। और किसी ऑब्जेक्ट बी का पोजीशन टाइम ग्राफ ये दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट किसका ज्यादा हुआ है, किसका ज्यादा डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट ऑप्शन ए इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। ऑप्शन बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। सी ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, है ना। 3 ऑप्शन में बताना है। तो अब क्या इस ग्राफ का ये जो लेंथ होगा, इस ग्राफ का ये जो लेंथ होगा, ये डिस्प्लेसमेंट को बताएगा क्या? नहीं। एक्चुअल में जब हम ग्राफ बनाते हैं ना, तो उस ग्राफ का लेंथ पाथ को नहीं बताता, याद रखिएगा। उस ग्राफ का लेंथ पाथ को नहीं बताता, तो किसको बताता है? किसी भी चीज को नहीं बताता।
सर ये ग्राफ का जो लेंथ है वो किसी चीज को नहीं बताता। गजब बात कर रहे हो सर, नहीं बताता। सर आपने बोला था 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, अरे भाई वो y और x एक्सिस मतलब वो प्लेन बन दिख रहा है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस, वो प्लेन बन गया x y, लेकिन x y प्लेन नहीं, इसमें मैंने टाइम रखा है, टाइम रखा है, ये स्पेस नहीं, ये टाइम है। तो सर इस ग्राफ का लेंथ क्या बताया? कुछ नहीं। तो फिर ये ग्राफ क्या बताएगा? ग्राफ बहुत कुछ बताएगा। कैसे? तो देखो यहां से शुरू हुआ, मतलब 0,0 का मतलब क्या है कि मैंने y एक्सिस पे रखा है पोजीशन और x एक्सिस पे रखा है टाइम, मतलब टाइम जब 0 है तो पोजीशन 0 है। अच्छा ओके ओके ओके। अब जब तुम ऑब्जेक्ट मान लो यहां पे और ये कोई कोऑर्डिनेट है इसका x, ठीक है, तो तुम कहोगे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट टाइम पहले बताओगे t1, x। t1 का मतलब है टाइम इसने लिया है यहां से यहां तक t1, और इसका y कोऑर्डिनेट है ये x। तो इसका इनिशियल पोजीशन 0, ए के लिए इनिशियल पोजीशन 0 और फाइनल पोजीशन x। जब हम b की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा? b की बात करेंगे, तो b का ये जो कोऑर्डिनेट होगा उसका ये होगा, टाइम कुछ अलग होगा, और y कोऑर्डिनेट इसका देखेंगे, y कंपोनेंट, इसकी पोजीशन देखने के लिए, इस b का फाइनल पोजीशन देखने के लिए ये लेंथ नहीं देखना, फाइनल पोजीशन देखने के लिए इसका y कोऑर्डिनेट देखना। तो इसका y कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा? x ही होगा। तो इसका y कोऑर्डिनेट x और टाइम कुछ होगा t2। तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, दोनों पॉइंट का एक चीज कॉमन है, y कोऑर्डिनेट, और y पे क्या रखा है मैंने? पोजीशन। तो इन दोनों का ही फाइनल पोजीशन सेम आया और इन दोनों का इनिशियल पोजीशन सेम है। तो देख लो डिस्प्लेसमेंट कौन सा ज्यादा होगा, ठीक है ना? तो बहुत आसान है, कमेंट करके आप बता सकते हो डिस्प्लेसमेंट कौन सा आंसर आएगा, ए बी सी। मैंने पूरा ही समझा दिया तो आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मैंने ग्राफ बनाया है डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का। अब डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ये ग्राफ कौन सा सही है ये बताइए। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर आप खुद से लिखते जाइएगा, है ना? जितने सवाल मैं कराता जा रहा हूं, काइनेमेटिक्स शुरू किया है, 150-200 सवाल करा दूंगा मैं, खुद ही चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर आप मेंशन करते जाइएगा, ठीक है ना? चलिए बताइए डिस्टेंस वर्सेस टाइम का कौन सा ग्राफ सही है, कौन सा ग्राफ गलत है। तो पहला ग्राफ को मैं बोल देता हूं ए, दूसरा ग्राफ है ये बी, तीसरा ग्राफ है ये सी, चौथा ग्राफ है ये डी, ई और एफ। कौन सा ग्राफ सही है? तो इसमें पहला ग्राफ जो है ए वो गलत है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव। तो ये नीचे कैसे चला गया? नीचे कैसे चला गया साहब? ये गलत है। ऑप्शन बी डिस्टेंस कैन नॉट डिक्रीज विद टाइम, ये गलत है। ऑप्शन सी सेम डिस्टेंस कैन नॉट डिक्रीज विद टाइम, है ना? तो रीजन भी लिखते जाता हूं मैं यहां पे रीजन भी लिखते जाता हूं। डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव, डिस्टेंस कांट बी निगेटिव, डिस्टेंस कैन नॉट डिक्रीज विद टाइम, डिस्टेंस कैन नॉट डिक्रीज विथ टाइम, ठीक है भाई? चलो ये बताओ डी वाला क्या होगा? ये भी गलत है, क्योंकि एक ही टाइम पे ऑब्जेक्ट का दो डिस्टेंस नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं कि तुम, मैं कहूंगा अभी अभी मैंने 4 मीटर भी चला, 6 मीटर भी चला, अभी एक टाइम पे तो कहीं एक ही जगह पे होगा ना। तो एक ही टाइम पे दो डिस्टेंस कवर्ड पॉसिबल नहीं है, डी गलत है। और सेम सिचुएशन ई में भी, और ई तो डिस्टेंस कम भी कर रहा है, तो पूरा ही गलत है। एफ अकेला ये ग्राफ सही है, पूरा ही गलत कर दिया हमने सब कुछ। कोई बात नहीं। अच्छा ऐसा ग्राफ बना दो, तो ऐसा ग्राफ कोई बना दो, तो ए बी सी डी ई एफ जी बना दो, तो जी भी गलत है। उसके गलत होने के बहुत सारे कारण हैं। एक तो डिस्टेंस डिक्रीज नहीं कर सकता और निगेटिव नहीं हो सकता। ये दूसरा ग्राफ मैंने बनाया पोजीशन वर्सेस टाइम, पोजीशन वर्सेस टाइम। अब बेटा ये पोजीशन वर्सेस टाइम में कौन सा ग्राफ सही है, कौन सा ग्राफ गलत है, ये हमें बताना है। पोजीशन वर्सेस टाइम में कौन सा ग्राफ सही है, कौन सा ग्राफ गलत है, ये हमें बताना है। ठीक है बेटा, तो बताइए कौन सा ग्राफ सही होगा, कौन सा ग्राफ गलत होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये ग्राफ सही है। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ पोजीशन कम भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। एकदम सही है। ग्राफ नंबर ए इज करेक्ट। ग्राफ नंबर बी इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि टाइम के साथ पोजीशन कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अच्छा, किसी पर्टिकुलर टाइम t1 पे ये पोजीशन है, फिर किसी दूसरे टाइम t2 पे सेम पोजीशन है, तो हो सकता है ना। मैं यहां पे था किसी t1 पे, मैं गया और फिर यहीं पे आ गया किसी t2 पे, तो दो डिफरेंट टाइम पे एक सिंगल पोजीशन हो सकता है। ये गलत है। क्यों? क्योंकि एक ही टाइम पे दो पोजीशन नहीं हो सकते। तो ग्राफ नंबर सी इज रॉन्ग। डी इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि पोजीशन तो कम हो सकता है लेकिन एक ही टाइम पे दो पोजीशन का होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है बेटा, ऐसा ग्राफ बना दे तो ये भी गलत है। ठीक है, तो ये पोजीशन वर्सेस टाइम मैंने कुछ ग्राफ बना दिए, हालांकि मैं आगे पढ़ाऊंगा, है ना, कोई परेशानी की बात नहीं है। नेक्स्ट, अब थोड़ी से हम बातें कर लेते हैं। देखिए ये रामलाल है, ये रामलाल है। खूब सारे सवाल करा दिए मैंने आपको, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के हर टाइप के सवाल मैंने कवर कर दिए।
एक और सवाल होता है जब उसमें यू टर्न लेता है ऑब्जेक्ट, वो मैं ग्राफिकल एनालिसिस में कराऊंगा, चिंता मत करना। एक और दो सवाल और, मतलब 99% मैंने सवाल कवर कर दिया, आपको नया सवाल मिलेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए देखिए, ये कालीपुर एक गांव है, विलेज का नाम है, रामलाल वहीं का है। कालीपुर कहाँ है सर? कालीपुर युगांडा के काली घाटी के नीचे है कालीपुर, युगांडा के काली घाटी के नीचे कालीपुर। कालीपुर में रामलाल बस में बैठा और वहां से पटना 200 किलोमीटर। सर ये मतलब बिहार में है क्या युगांडा? तुम छोड़ो, तुम कंसेप्ट समझो। पटना और कालीपुर के बीच का डिस्टेंस कितना है? कालीपुर से पटना के बीच का डिस्टेंस है 200 किलोमीटर का। अब रामलाल बस में बैठा पटना जाने के लिए, उसने ड्राइवर से पूछा कि भैया भैया आप ना पटना ले जाने में कितना टाइम लगाओगे? तो ड्राइवर भैया ने बोला कि पटना जाने में मैं सिर्फ आपको लगाऊंगा 4 घंटे। 4 घंटे में मैं आपको पटना उतार दूंगा। 4 घंटे में कहां उतार दूंगा? पटना उतार दूंगा। अब रामलाल कहीं 12 बजे बैठा था क्लब वहां पे, या 1 PM लिख देता हूं। 1 बजे बस पकड़ा और शाम को रामलाल की क्लास थी एग्जैक्टली 5 बजे। तो रामलाल ने सोचा 1 बजे मैं बस में बैठा और 4 घंटे लगेंगे तो 5 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा पटना और सीधा मैं अपनी क्लास अटेंड कर लूंगा। ठीक है, लेकिन रामलाल को थोड़ा डाउट हुआ। सर किस बात पे? रामलाल को डाउट इस बात पे हुआ कि क्या पता कहीं मैं टाइम पे ना पहुंच पाऊं, ये बस वाला कुछ गलत तो नहीं कर रहा, एक बार मैं इसकी स्पीड चेक कर लेता हूं। तो रामलाल थोड़ा सा लिखा पढ़ा इंसान है, पढ़ा लिखा नहीं है, रामलाल थोड़ा लिखा पढ़ा है। तो उसने स्पीड लिखा 200 किलोमीटर डिस्टेंस बटा टाइम। टोटल डिस्टेंस जो था वो था 200 किलोमीटर और टाइम था 4 आवर। 200 बटा 4 बराबर आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। तो रामलाल ने क्या सोचा रामलाल ने कि मेरा जो रफ्तार होना चाहिए वो 50 किलोमीटर पर आवर का होना चाहिए। ठीक है, अब बस वाले को उसने देखा तो बस वाला जो स्पीड चला रहा था वो था 10 किलोमीटर पर आवर का। एक्चुअल में स्पीड था 10 किलोमीटर पर आवर का। रामलाल को लगा कि यार ये तो ऐसे चलेगा तो मुझे पहुंचा ही नहीं पाएगा। थोड़ी देर तक रामलाल और देखता रहा। थोड़ी देर बाद देख रहा तो बस वाले का ड्राइवर चला रहा उसको 5 किलोमीटर पर आवर से। उसको चलना चाहिए था 50 से, और चल रहा 10-5 से। और थोड़ी देर बाद आगे जाकर रोक दिया बस। 2-4 पैसेंजर को उतारा, 2-4 पैसेंजर को चढ़ाया, 2-4 बकरी मुर्गी सबको लादा और फिर चला अपने डेस्टिनेशन की तरफ। फिर उसने देखा थोड़ी देर बाद 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और लगातार उसकी रफ्तार कुछ इसी तरीके की है। 25 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, फिर 15 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, कुछ इसी तरीके से लगातार वो चल रहा है। रामलाल को लगा कि ये तो नहीं पहुंचा पाएगा यार टाइम पे, क्योंकि स्पीड तो 50 होनी चाहिए थी चलने की। रामलाल गया ड्राइवर से, बोला ड्राइवर भैया ये क्या कर रहे हो यार, ऐसे आप पहुंचा पाओगे क्या मुझे? ये क्या 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 तमाशा लगा रखा है? 200 किलोमीटर है और टाइम है 4 घंटे, तो स्पीड होनी चाहिए 200 बटा 4 मतलब 50 किलोमीटर पर आवर की, और आपकी स्पीड ये रही 10, 5, 20, 25, क्या लगा के रखा है? ऐसे तो मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा। अब ड्राइवर क्या करेगा? क्या ड्राइवर रामलाल की बात मानेगा कि रामलाल को बस से उतार देगा? जवाब कमेंट में लिखिए। क्या रामलाल को ड्राइवर बस में रखेगा कि बस से उतार देगा? और यह पूछने में गलती किसकी है, रामलाल की कि ड्राइवर की? बताइए, सोच के बताइए, जरा सोच के बताइए, रामलाल की कि ड्राइवर की? तो गलती रामलाल की, रामलाल को बस से उतार दिया गया। सर ऐसे कैसे? क्योंकि अब ये कालीपुर गांव में रास्ता खराब है। तुम्हारे गांव में देखा है रास्ते में गड्ढा है कि गड्ढे में रास्ता है? गड्ढे में रास्ता बना है, एकदम खराब रास्ता। बेचारा ड्राइवर मुश्किल से तो बस चला रहा 5-10 की स्पीड से, खींच के बस चला रहा 5-10 की स्पीड से। हाँ, अब थोड़ी देर बाद जैसे ही हाईवे आएगा तो ड्राइवर चला रहा 200 किलोमीटर पर आवर, ले उड़ा रहा, एकदम चला रहा नहीं उड़ा रहा, 150 किलोमीटर पर आवर, 170 किलोमीटर पर आवर, और खींच के उसने 4 घंटे में सच में इसको बस को पहुंचा दिया। रामलाल को नहीं, रामनाथ को रास्ते में उतार दिया। अब दिक्कत कहां हुई? रामलाल से गलती कहां हुई? तो रामलाल से गलती यह हुई कि उसने असल में स्पीड निकाला था एवरेज, और एवरेज स्पीड से इंस्टेंटेनियसली वो कितनी रफ्तार से चल रहा है इससे कोई मतलब नहीं होता। मतलब जिस तरीके से डिस्प्लेसमेंट एक धोखा है, उसी तरीके से कह सकते हो कि एवरेज स्पीड वाली जो चीज होती है ना, वो एकदम धोखा है। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये धोखा वाली बात है। क्या असल में रफ्तार, कितनी रफ्तार से ऑब्जेक्ट चल रहा है, क्या हमें ये एवरेज स्पीड से पता चलता है? ना।
मान लो कि बस सच में पहुंच गई 4 घंटे में, तो बस की एवरेज रफ्तार कितनी थी? बस की एवरेज रफ्तार हो गई 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन बस इंस्टेंटेनियस कितने से चल रहा था? तो कभी भी 50 किलोमीटर पर आवर से तो बस चला ही नहीं, कभी नहीं चला। सर ऐसा कैसे हो सकता है, चला ही नहीं? मैं एग्जांपल दूसरा देके दिखाता हूं आपको, क्रिकेट का एग्जांपल देके दिखाता हूं। मान लो, बेसिक बात समझना, एकदम एवरेज और इंस्टेंटेनियस का फील दिला दूंगा तुम्हें, फील दिला दूंगा, पूरी फील दिलाने का काम करते एकदम हम। फील ना आए तो उसको घर से उठा के लाते हैं, ऐसे कैसे नहीं आएगा? देखिए, मान ले पहले ओवर मैच हुआ, 8 रन बना। पहले ओवर में उतरा, कौन उतरता है आजकल, तो देखते ही नहीं अपन। पहले ओवर में 8 रन बना, तू भी मत देख लेना और मारूंगा। दूसरे ओवर में 2 ही रन बना, या चल थोड़ा बढ़ा देता हूँ, चल 4 रन बना। तीसरे ओवर में 2 ही रन बना, चौथे ओवर में और 5वें ओवर में, चौथे ओवर में रन बना, सात रन, और फिर बना 4 रन। एवरेज जोड़ो तो कितने रन बने? तो 8 4 12, 12 4 16 और 16 9 25। टोटल रन कितने बने? 25। मैं तुमसे बोलता हूं, ये ओवर है, फर्स्ट ओवर, सेकेंड ओवर, थर्ड ओवर, फोर्थ ओवर, 5 ओवर, और ये रन है। एक बार और काउंट कर लो तो 8 4 12, 12 2 16, 16 4 20, 16, 8 4 12, 12 2 16, 16 4 20। गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? नहीं, 8 4 12, 12 2 14, 14 4 18, और 18 और 7 25, है ना? 18 और 7 कितना होगा? 25। 25 रन बने। तो एवरेज रन रेट कितना हुआ? एवरेज रन रेट हुआ 25 बटा टोटल ओवर हुआ 5, तो ये होगा 5 रन पर ओवर। अब एक बार मुझे देख के बताओ कि असल में कब बना था 5 रन? कौन से ओवर में 5 रन बना था? तो सर पहले ओवर में 5 रन नहीं बना, दूसरे में नहीं बना, तीसरे में नहीं बना, चौथे में नहीं बना, 5वें में नहीं बना, लेकिन रन रेट क्या है? 5। अगर तुम बोलोगे किसी को कि 25 रन बने 5 ओवर में, तो क्या बोलेगा? अच्छा मैच बढ़िया चल रहा है, 5 रन प्रति ओवर बन रहा है, 5 रन पर ओवर बन रहा है, लेकिन 5 रन तो कभी बना ही नहीं। तो असल में 5 रन कभी बना ही नहीं, तो सर एवरेज स्पीड से कभी कोई ऑब्जेक्ट चला ही नहीं ना। सर ये क्या पढ़ा रहे हो सर आप? यही तो बात है। पीएचडी करा दूंगा एकदम फिजिक्स में तुम्हें। अगर ये बात फील आई तो जरूर लिखना, फिजिक्स पीएचडी इन फिजिक्स, बायो इन 12th और फिजिक्स इन पीएचडी, जरूर लिखना बेटा। लोग डेफिनेशन लिखते हैं, मैं एकदम देख कहां से, मैं बात ही नहीं किया कि मैं तुम्हें क्या पढ़ा रहा हूं अभी तक। मैंने ये तुम्हारी कहानी तो सुनाई, मैंने कहां बताया कि मैं तुम्हें क्या पढ़ाना चाह रहा, तुम्हें कहानी सुनाई बस कि बेचारा रामलाल कालीपुर में बैठा, उसको जाना था, उसको बस से उतार दिया गया। क्यों? क्योंकि रामलाल ने यहाँ पे स्पीड निकाला 50 किलोमीटर पर आवर, वो उसने निकाला टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, मतलब इस 200 किलोमीटर कवर करने में 4 घंटे लगने चाहिए थे। इसका मतलब ये नहीं है कि 50 किलोमीटर पर आवर से बस सच में चले, बस हो सकता है रास्ता खराब था, 10 5 20 से चल रहा था और बाद में 200 500 150 से चल रहा था, तो 4 घंटे में पहुंच गया, तो एवरेज इतना होगा। मान लो कि ट्रेन किसी स्टेशन से चली, है ना, ट्रेन किसी स्टेशन से चली, तुम्हें पता नहीं तुम कहाँ के हो, जहाँ के भी हो वहाँ से एग्जांपल ले लो कि एक छोटे से स्टेशन से ट्रेन चली और ट्रेन का रनिंग है, मान लो कि हाजीपुर से लेके मुजफ्फरपुर तक ट्रेन की रनिंग है 2 घंटे की, एग्जांपल पैसेंजर ट्रेन की रनिंग है 2 घंटे। अब ट्रेन चली, ठीक है ना, हाजीपुर से चली, अगले स्टेशन पे ट्रेन रुक गई 1.5 घंटे, 1.5 घंटे तक ट्रेन रुकी हुई है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो 2 घंटे में पहुंच नहीं पाएगी और उसका एवरेज स्पीड खराब हो जाएगा, क्या पता उसके बाद जो ट्रेन चली आधे घंटे में एकदम तूफान एक्सप्रेस की तरफ पहुंच गई। तो हो सकता है कि जब हम एवरेज स्पीड बोलते हैं तो उस टाइम, एक टोटल टाइम के बीच में हम एवरेज डिफाइन करते हैं, उस टाइम के बीच में हो सकता है ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, उस पर डिपेंड ही नहीं करता एवरेज। एवरेज को मतलब ही नहीं कि ऑब्जेक्ट कितनी रफ्तार से चल रहा है, एवरेज बताता है टोटल डिस्टेंस को ऑन एन एवरेज कितने टाइम में कवर किया, बस। सो इंस्टेंटेनियस क्या बताता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है असल में ऑब्जेक्ट कितना तेजी से भाग रहा है। हाउ फास्ट इज स्पीड? सर हाउ फास्ट इज नॉट एवरेज स्पीड, नो 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 नो, average speed is not mean how fast, average speed means how much time taken by the object to cover this much distance, that's all। उसके बीच में रेस्ट में भी हो सकता है। एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, बस ऑन एन एवरेज बताता है वो। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है उसी इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट कितने रफ्तार से चल रहा था। मान लो एक आदमी भूखा प्यासा नंगा भिखारी टाइप ऐसे चल,
तो उसकी रफ्तार कम है, और कोई ऐसे से भाग रहा है एकदम तेजी में तो उसकी रफ्तार ज्यादा है। तो किसी इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट जिस रफ्तार से जाता है उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी इंस्टेंट मतलब एक एकदम छोटे से टाइम इंटरवल में, जैसे कोई ऑब्जेक्ट भाग रहा है उसका फोटो खींच लो, तो एकदम छोटे से टाइम इंटरवल में छोटा सा डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है ना, उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, कितने रफ्तार से भाग रहा है। एवरेज का मतलब स्पीड होता ही नहीं मेरे समझ से, तो अगर तुम्हें फील आया होगा तो समझ आया होगा, एवरेज का मतलब स्पीड होता ही नहीं। बता ना, एवरेज रन 5 ओवर आया, कब बना था 5? कब बना था? कभी नहीं बना था। तो अब हम स्पीड डिफाइन करेंगे। स्पीड इज नथिंग बट हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट कितना तेज चल रहा है ना, ये होता है स्पीड। बस हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज मूविंग। अब इसमें डायरेक्शन नहीं होता, हाउ फास्ट मतलब कितना तेज भाग रहा है, बस, और कुछ नहीं। ये एक स्केलर है क्योंकि इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, ये स्केलर टर्म है बस। अच्छा सा, अब हम इस एवरेज स्पीड को दो लिमिट में हम डिफाइन करते हैं। दो लिमिट मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं कि स्पीड इन टाइम टी क्या होगा, इन टाइम टी मतलब इन टाइम इंटरवल, इन टाइम इंटरवल, और इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट टाइम टी, इंस्टेंटेनियस, एट टाइम टी, इंस्टेंटेनियस, किसी इंस्टेंट पे। तो एवरेज स्पीड का क्या मतलब होता है? एवरेज स्पीड होता है बेटा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ये मिस प्रिंटिंग उधर लिखना था, ये इधर लिख दिया, कोई बात नहीं, मैं पूरा समझा दूंगा, आप चिंता मत करो। टोटल टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन डिवाइड टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ये होता है बेटा एवरेज स्पीड। ऑलवेज वैलिड। कई बार क्या होता है कि कई भी आप इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हो, तो इक्वेशन ऑफ मोशन में आप पढ़ते हो कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है, इसके लिए नहीं है, इसके लिए नहीं है, ये हमेशा वैलिड है। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा बेटा? इंस्टेंटेनियस का मतलब है एक छोटे से टाइम इंटरवल में छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मतलब एकदम छोटा सा डिस्टेंस dx और छोटा सा टाइम dt। सर ये छोटा छोटा का कैसे हम डील कर पाएंगे? डिफरेंशिएशन से। तो आप कह सकते हैं, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड आप कह सकते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज नथिंग बट छोटा सा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय छोटा सा टाइम, मतलब x का डिफरेंशिएशन। x यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस। तो आप कह सकते हैं इसको रेट ऑफ डिफरेंशिएशन ऑपरेटर कैसे डिफाइन करते हैं? याद है? याद करो, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपको बहुत छोटा चेंज निकालना मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम डिफरेंशिएशन का टूल यूज करेंगे। तो क्या हम एवरेज स्पीड निकालने के लिए डिफरेंशिएशन कर दे? कभी भी नहीं। एवरेज स्पीड एक टाइम इंटरवल में टोटल डिस्टेंस कितना चला है वो बताता है बस। और इंस्टेंटेनियस स्पीड ये बताता है कि किसी इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट कितना तेज भाग रहा था, हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज मूविंग। एक्चुअल में हाउ फास्ट मुझे यहां लिखना था। इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है कितना तेज ऑब्जेक्ट चल रहा है, उसके बारे में बताता है। सर डिफरेंशिएशन का मतलब तो स्लोप भी होता है। हाँ, तो आप कह सकते हैं स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। एवरेज स्पीड हो या इंस्टेंटेनियस स्पीड हो, ऑलवेज पॉजिटिव, कभी ये निगेटिव नहीं हो सकता। क्या टाइम के साथ डिक्रीज कर सकता है? हाँ, कभी बहुत तेज भाग रहा हूं, कभी धीरे धीरे भाग रहा हूं, तो टाइम के साथ डिक्रीज कर सकता है। पहले मैंने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया कम टाइम में, और बाद में टाइम ज्यादा ले रहा हूं, डिस्टेंस कम ट्रेवल कर रहा हूं, तो स्पीड कैन डिक्रीज विद टाइम, लेकिन स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। सर वेलोसिटी क्या होता है फिर? तो वेलोसिटी समझने की कोशिश करिएगा। मान लो कि तुम स्टेशन पे हो और मैंने बोला अरे ट्रेन खुल गई, 10 किलोमीटर पर सेकंड से भाग रही, पकड़ ले। तो रामलाल तू गया और तू देखा, जैसे ही स्टेशन पे गया, इधर प्लेटफॉर्म नंबर 2, इधर प्लेटफॉर्म नंबर 3, एक ट्रेन इधर जा रही 10 से, ट्रेन इधर जा रही 10 से। अब तू पूछ रहा किस में बैठू? फील करो इस बात को कि मैंने तुम्हें बोला अरे अरे भाग, ट्रेन 10 किलोमीटर पर सेकंड से भाग रही। देखना, एक ट्रेन 10 मीटर पर सेकंड से भाग रही, एग्जांपल ही लेना है ना बेटा, किलोमीटर आवर या कुछ भी ले लो, 10 मीटर पर सेकंड से भाग रही। अब तू गया स्टेशन पे, अरे 10 से तो ये भी भाग रही, अरे 10 से तो ये भी भाग रही, अब हम भैया किस में बैठे? तो दोनों का क्या सेम है? रफ्तार सेम है। क्या अलग है? डायरेक्शन अलग है। मतलब मैं कह सकता हूं हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंड वेयर ऑब्जेक्ट इज मूविंग। कितना मतलब अलग तरीके का डेफिनेशन बनाया मैंने स्पीड वेलोसिटी का, ये खुद से बनाया बेटा, फील से। स्पीड मींस नथिंग बट हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज मूविंग इज कॉल्ड स्पीड, एंड हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंड वेयर इट इज मूविंग इज कॉल्ड वेलोसिटी। हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंड वेयर, किस डायरेक्शन में जा रहा है और कितनी तेज जा रहा है,
वो वेलोसिटी होती है। अच्छा सर, अब इसमें भी तो एवरेज होगा। हाँ, अगर मैं बोलूं इन टाइम टी, मतलब एक टाइम इंटरवल में डिफाइन करो, इन टाइम इंटरवल, इन टाइम इंटरवल, एक टाइम इंटरवल दे दो, उसके बीच में पूछता हूं कि बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो एवरेज वेलोसिटी होगा बेटा टोटल डिस्टेंस डिवाइड, यहां पे गलत लिख दिया, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। सर टोटल डिस्प्लेसमेंट तो असल में तो वो होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का लेंथ, वो तो एक्चुअल डिस्टेंस नहीं बताएगा, एक्चुअल पाथ का लेंथ नहीं बताएगा, नहीं तो फिर ये एक्चुअल रफ्तार भी नहीं पता चलता। एवरेज वेलोसिटी कुछ नहीं है कि इनिशियल पोजीशन यहां है, फाइनल पोजीशन वहां है। अब वो चाहे किसी भी रास्ते से जाए, मान लो यहां से तुम भाग के यहां पहुंच रहे, यहां पहुंच रहे, यहां पहुंच रहे, किसी भी रास्ते से जाओ, डिस्प्लेसमेंट तो सेम होगा और टाइम अलग अलग होगा तो स्पीड अलग अलग होगी। मतलब असल में इसको थोड़ा और फील करने की कोशिश करो कि अगर मैं इस रास्ते से भाग रहा, इस रास्ते से भाग रहा है या इस रास्ते से भाग रहा, तीनों केस में सेम क्या है, डिस्प्लेसमेंट सेम है। अगर मैं इधर से चला जाऊं, बहुत दूर ही निकल जाऊं, बहुत दूर ही निकल जाऊं, घूम के आऊं, तो इस रास्ते के लिए भी डिस्प्लेसमेंट यही आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट में भी इक्वल टू डिस्टेंस और मे नॉट भी इक्वल टू डिस्टेंस। हाँ, डिस्टेंस एक टाइम इंटरवल के अंदर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये कुछ नहीं बताता ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, एवरेज वेलोसिटी बता रहा है। लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वही है, एकदम छोटा चेंज, एकदम ही छोटा चेंज, मतलब छोटा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय छोटा टाइम। तो आप कह सकते हो द रेट ऑफ चेंज इन, द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। मतलब ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। वेक्टर का मतलब सिर्फ अभी ये समझिए कि इसके पास डायरेक्शन है। अब सबसे बड़ी बात है कि डायरेक्शन होती किधर है, वेयर ऑब्जेक्ट इज मूविंग, वेयर ऑब्जेक्ट इज मूविंग। कई बार अब बच्चे को वेलोसिटी का डायरेक्शन ही नहीं पता चलता, वेलोसिटी का डायरेक्शन ही नहीं पता चलता। सुनो बेटा, ये क्या कह रहा है, हाउ फास्ट, कितना तेज, वेयर मतलब कहां भाग रहे हो, तो जिधर भाग रहे हो ना, जिधर जिस इंसान पे जिस डायरेक्शन में भाग रहा होता है वही होता है वेलोसिटी की डायरेक्शन, वही होती है वेलोसिटी की डायरेक्शन। सर इसका मतलब किसी इंस्टेंट पे बहुत छोटे से टाइम में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो सेम होगा। हाँ, बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में, चाहे ऑब्जेक्ट किसी भी तरह के पाथ पे चल रहा है, एक बात समझने की कोशिश करना, ऑब्जेक्ट मान लो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा या ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चल रहा, कहीं भी ऑब्जेक्ट चल रहा, एकदम छोटे से टाइम में, एकदम छोटे से टाइम में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्यों सर? क्योंकि मैं एकदम इन्फाइनेटली स्मॉल टाइम ले रहा हूं, कोई लार्ज टाइम नहीं ले रहा, मैं इन्फाइनेटली स्मॉल टाइम ले रहा हूं, ये वाला स्मॉल टाइम। तो बेटा ये से स्मॉल टाइम में ये डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, ये तो सेम ही होगा। सर सर्कुलर पाथ में तो डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही होती है। हाँ बेटा, सर्कुलर पाथ में डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है, तो देख लो यहां पे ढंग से डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है, मुझे पता है, लेकिन मैं टाइम इंटरवल बहुत छोटा ले रहा हूं, एकदम ही छोटा टाइम इंटरवल ले रहा हूं, तो ये होगी इसकी डिस्टेंस और ये होगी डिस्प्लेसमेंट। इसको मैं प्रूफ कर दूं, एक बार प्रूफ कर दूं तो बताओ, सर्कुलर पाथ पे जब ऑब्जेक्ट चलता है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है r थीटा, और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है 2r sin थीटा बाई 2। ठीक है, और अगर टाइम बहुत कम है, इन्फाइनेटली स्मॉल टाइम लिया है, dt इज वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, तो थीटा आल्सो स्मॉल होगा। एकदम इन्फाइनेटली स्मॉल टाइम में बहुत ज्यादा एंगल तो ट्रेवल कर नहीं पाओगे, हाँ सर छोटा होगा। और जब थीटा छोटा होता, आपको बताया था मैंने, साइन थीटा थीटा के बराबर होता है, हाँ सर साइन थीटा थीटा के बराबर होता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा अगर थीटा बहुत छोटा हो? तो ये होगा 2r साइन थीटा बाई 2, एकदम थीटा बाई 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r थीटा डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा, मतलब इधर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस दोनों सेम हो जाएगा। तो सर इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला, एवरेज की बात नहीं कर रहा, एवरेज में तो ऑब्जेक्ट हो सकता है यहां से कहीं यहां तक जा रहा हो, तो एवरेज में ये डिस्टेंस होगा और ये डिस्प्लेसमेंट होगा, दोनों चीजें अलग होगी। लेकिन किसी इंस्टेंट पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। एनसीईआरटी में 3 पेज में समझाया ये, और एनसीईआरटी का 13-14 नंबर सवाल ये है। ये मैं सीधा डेफिनेशन लिख के चला जाऊं ना, तू पानी पीता रहेगा, मैं जो बता रहा हूं वो समझ। तो सब बहुत छोटे टाइम में डिस्टेंस का वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा। हाँ, तो अगर ये सेम हो गया तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और स्पीड का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होगा। हाँ, स्पीड और वेलोसिटी हमेशा सेम होगा, लेकिन कौन सा? इंस्टेंटेनियस वाला। कौन सा? इंस्टेंटेनियस वाला। इंस्टेंटेनियस वाला हमेशा सेम होगा।
बस इसमें फर्क क्या होगा, इसमें डायरेक्शन मेंशन होगी, इसमें डायरेक्शन के बिना बताएंगे। मतलब मैं कह सकता हूं कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वो स्पीड होता है। क्या मैं कह सकता हूं कि एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड होता है? नहीं, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी एक टाइम इंटरवल में होगा। एक टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आगे देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इसको समझिएगा प्लीज। अब आगे देखिए, मैंने लिखा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड इनटू डायरेक्शन। मतलब वेलोसिटी इज नथिंग बट हाउ फास्ट इज स्पीड एंड डायरेक्शन इज वेयर। और वेयर हटा दो, डायरेक्शन हटा दो तो मैग्नीट्यूड, मतलब स्पीड मैग्नीट्यूड है किसका? वेलोसिटी का। हाँ, स्पीड मैग्नीट्यूड होता है वेलोसिटी का। कोई खास बात नहीं, कोई खास बात नहीं। सर ऑब्जेक्ट कहीं भी चल रहा हो ये सही होगा। हाँ, अरे भाई किसी इंस्टेंट में कितना तेज भाग रहा और किधर भाग रहा, ये वेलोसिटी हो गई। कितना तेज भाग रहा बस होगा तो स्पीड हो गई। तो आई कैन राइट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड। लेकिन सर आपने तो जनरलाइज लिख दिया, कहीं आपने ना इंस्टेंटेनियस लगाया ना तो एवरेज लगाया। ध्यान से सुनिएगा, अगर कहीं सिर्फ वेलोसिटी लिखा हो तो इंस्टेंटेनियस होता है। सिर्फ वेलोसिटी कहीं लिखा हो, सिर्फ वेलोसिटी लिखा हो, तुम्हें टाइम का अंदाजा नहीं लग रहा, सवाल में सिर्फ वेलोसिटी लिखा हो, तो आप उसको क्या समझेंगे? जब मैं सवाल पूछ रहा हूं तो 60% बच्चे 70% बच्चे समझते हैं एवरेज वेलोसिटी। अरे यार, स्पीड कहने का मतलब एवरेज स्पीड होता है क्या? कुछ होता ही नहीं। तो जब कुछ तुमसे लिख रहे ना स्पीड या वेलोसिटी, तो उसको इंस्टेंटेनियस समझेंगे। सिर्फ वेलोसिटी लिखा हो तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। क्या होगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा, पक्की बात है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड। स्पीड में डायरेक्शन चिपका दूंगा, वेलोसिटी बन जाएगा। ठीक है सर, ये भी लिख सकते हैं क्या? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इनटू डायरेक्शन। नहीं, एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस आएगा और टोटल डिस्टेंस सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहां हम मेंशन करेंगे, यहां पे हम मेंशन करेंगे। ध्यान से सुनिएगा प्लीज बेटा, नॉट ऑलवेज वैलिड बट वैलिड व्हेन डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग। डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, एक लाइन में ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो एक लाइन में ऑब्जेक्ट चलता जाएगा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किसी भी इंस्टेंट पे सेम होगा। लेकिन डायरेक्शन चेंज कर लिया तो डिस्प्लेसमेंट कम, डिस्टेंस ज्यादा। मजे आए कि नहीं है बताओ? जब मजे आए कि नहीं है? ठीक है, चलो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्टेंस, स्पीड और वेलोसिटी और समझाऊंगा, खत्म नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन कराऊंगा और समझाऊंगा। डिस्टेंस और वेलोसिटी में बहुत सारी चीजें भी बची और मैं फिर क्वेश्चन कराऊंगा और नेक्स्ट क्लास में हम एक्सीलरेशन भी पढ़ेंगे। तो आज का गोल था स्पीड वेलोसिटी को समझना। मैं पूरी कोशिश किया कि आपको फील आ जाए पहले स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।